ठीक भैया, इस एक वीडियो से आपके प्री से लेकर के मेंस तक का पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट कवर हो जाएगा। बाकी सारे टाइप्स कवर किए हैं, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो देखो यहाँ पे मैंने सारे टाइप कवर किए हैं, बस आपको ये देखना है कि मैं चीजों को नोट कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने वो चीज देख ली फिर आपको कुछ भी आ जाए। और एक चीज याद रखना, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को मैं अलग अलग नहीं बोलता हूँ, मैंने सारे टाइप कवर किए हैं, जितने पजल में बनते हैं, जितने सिटिंग अरेंजमेंट में टाइप्स बनते हैं, सारे कवर किए हैं। बस मैं एक ही चीज बोलता हूँ, पजल। ठीक है, कि ये पजल, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब जैसे मैं नोट कर रहा हूँ तो बस आपको वो पकड़ना है कि मैं नोट कैसे कर रहा हूँ, बस वही चीज मेन खेल होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या किया है, जैसे सवाल यहाँ पे बाइलिंगुअल लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने फिर इसको इस तरह लिख दिया ताकि अच्छा एक स्पेस मिल पाए मुझे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, शुरू करें। फिर अब ये 6 डब्बे हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 डब्बे हैं। ठीक है, इन्हें वर्टिकली रखा गया है, ऊर्ध्वाधर है ना, इस तरह से टॉप टू बॉटम। कितने डब्बे? 6 5 4 3 2 1, 6 डब्बे हैं। इस तरह से नोट कर लो, फिर लंबी लंबी लाइनें खींच दो। जब भी इस तरह का आए बॉक्स वाला पजल आपका, है ना, आपको इस तरह से कर देना है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो हम क्या करें, वहां पे संभावना बनती है, जैसे थोड़ी अच्छी पजल आएगी तो संभावनाएं बनेगी, तो वहां पे हमें अलग अलग संभावनाओं को हम नोट कर पाए। हालांकि एसएससी में ऐसा होता नहीं, बहुत ही लो लेवल की पजल आती है बट खैर हमें अपना देख के चलना है। ठीक है, इस तरह से बना लेना है। क्या कह रहा है? टॉप पोजीशन इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट पोजीशन वेयर द बॉटम पोजीशन इज द लास्ट पोजीशन। टॉप पोजीशन पहली पोजीशन है, बॉटम पोजीशन लास्ट पोजीशन है। कॉमन सेंस है ये तो। यहां से शुरू हो रही, क्या कह रहे? बॉक्स एफ इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स ई। अब ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है? जो एफ है, देखो क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, ठीक है, मैं बाकी पीडीएफ आपको दे दूंगा। ठीक है, हालांकि रीड मैं इंग्लिश में कर रहा हूं क्योंकि हिंदी में बहुत अजीब से पजल में लिखा होता है। हालांकि अब बाकी सब जगह हिंदी सही होती है, मैथ्स में अगर देखोगे हर जगह, लेकिन पजल में पता नहीं क्यों अजीब से लगता है पढ़ने में। क्या करें? एफ इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स ई। एफ क्या है? एफ को ई के इमीडिएट ऊपर रखा गया, तो इस तरह से नोट करना। देखो मैं कैसे नोट करूं, एफ को ई के इमीडिएट ऊपर रखा गया है ना। एफ इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स ई। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन ए एंड बी एंड बॉक्स ए इज अबव बॉक्स बी। ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है? कह रहा है जो ए है वो बी से ऊपर है, पहली बात, और 3 डब्बे हैं ए और बी के बीच में। ए क्या है? बी से ऊपर है। उसने बोला देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच 3 बॉक्सेस हैं, और जो बॉक्स ए है इज अबव बॉक्स बी, बी से ऊपर है। तीन बॉक्सेस हैं और ए जो है बी से ऊपर है। ठीक, क्या कह रहे हैं? देयर इज 1 बॉक्स बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच में एक बॉक्स है, तो इस तरह से बस पॉइंट बना दिया। तो वो 3 थे, 3 पॉइंट बनाने में समय नहीं खराब करना है हमें। जब 3 बॉक्स थे बीच में तो हमने 3 लिख दिया, है ना, हमें समय बचाना होता है। और यहाँ पे क्या किया हमने? सिर्फ एक पॉइंट रखा है कि जो देयर इज 1 बॉक्स बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच सिर्फ एक बॉक्स है। लिखने का तरीका देखिए बस, ठीक है। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन ई एंड सी। ई और सी के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, तो ऐसे लिख दोगे 3 है, ई और सी के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। ठीक, ई इज प्लेस्ड एट द सेकंड लास्ट पोजीशन। ई को कहां रखा गया? सेकंड लास्ट पे। अब जो चीज सीधे पुट कर सकते हो पुट कर दो, ऐसा नहीं कि यहां पे लिखते घूम रहे हो ई सेकंड लास्ट, नहीं, जो चीज सीधे रख सकते हो रख दो। ई को रखा गया सेकंड लास्ट पे। ठीक है, अब आगे जो हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है, बस अब इसको सॉल्व कर दो भाई। ई के इमीडिएट ऊपर एफ था, तो ई के इमीडिएट ऊपर एफ रख दो। ठीक है, अच्छा, ई से एक छोड़कर डी है। अगर आप देखोगे ई से एक छोड़कर डी, अभी ई से एक छोड़कर डी नीचे तो रख नहीं पाओगे, तो ऊपर ही जाना पड़ेगा, तो ई से एक छोड़कर डी रख दिया। ठीक है, अब ई से 3 छोड़कर सी है। अब ई से 3 छोड़कर सी नीचे तो रख नहीं पाओगे, ऊपर जाओगे तो 1 2 3 छोड़कर सी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बी से 3 छोड़कर ए है, तो बी को कहां? फिर यहीं रखना पड़ेगा, और 1 2 3 छोड़कर ए यहीं पे आएगा, बस सॉल्व हो गया। अब इतनी आसानी से कैसे सॉल्व होगा? क्योंकि आपका कहां पे आया हुआ है? एसएससी में आया हुआ है। ठीक है, CHSL Tier 2 में। बैंक की प्रीलिम्स में अच्छे लेवल की पजल आती है, मेंस की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, बात समझ आ गई? तो बी से 3 छोड़कर ए आ गया, ये आपकी सॉल्व हो गया। अब से क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स डी। डी के तुरंत ऊपर इमीडिएट अबव किसको रखा गया है? ए को रखा गया है, जाहिर सी बात है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नहीं पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स डी, है ना, अब लिखा भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स बॉक्स डी के ठीक ऊपर रखा गया है? कौन रखा गया है? देखो ए रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़े। अब जैसे ये क्वेश्चन है बाइलिंगुअल लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है ना, ताकि मैं सॉल्व करने में थोड़ी आसानी रहे। क्या कह रहा है? ए बी एंड सी आर सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग साउथ। अच्छा, ए बी सी एक बेंच में बैठे हुए हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं। डी ई एफ बैठे हुए हैं पैरेलल बेंच पे और नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो ये पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट आता है। आप याद रखना क्या होता है। ए बी सी, एक मिनट रुकिए, क्या कह रहे हैं? ए बी सी, ठीक है,
और ये क्या कर रहे हैं, इस तीनों साउथ की तरफ देख रहे हैं इस तरह से, तो इस तरह लिख दो, पहले तीनों नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। और DEF जो है, DEF वो पैरेलल बेंच में बैठे हुए हैं और नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो DEF पैरेलल बेंच में बैठे और नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। नॉर्थ हो तो नॉर्मली हम ऊपर की तरफ ऐसे ले लेते हैं, साउथ देख रहे हो तो नीचे की तरफ ले लेते हैं, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे जो बोले वो नोट कर लीजिए। क्या डी इज एट वन ऑफ द एंड्स, क्या डी जो है भैया वो एक एंड यानी किनारे कोने बैठता है डी, ठीक है। अब कह रहा है एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, डी जो एक एंड पे बैठता है और एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, इस तरह नोट करना है। अब आपको पता है डी एक एंड पे बैठता है, अब यहाँ पे अब डी बैठेगा तो नीचे ही ना, हाँ, क्योंकि यहाँ पे डी एफ नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं नीचे आने और ए बी सी इस तरह से ऊपर आने, ठीक है। डी इस या तो इस एंड में बैठेगा या यहाँ पे बैठेगा, लेकिन यहाँ पे बैठ ही नहीं सकता इस वाले में, क्यों? क्योंकि फिर एफ को कहाँ रखोगे, है ना, तो यहाँ नहीं आएगा, डी भी कहाँ आएगा, डी इस वाले पे एंड पे आएगा, ठीक है। क्योंकि जब डी को यहाँ रखोगे तभी एफ को यहाँ रख पाओगे ना, क्योंकि एफ के इमीडिएट लेफ्ट में डी है, उसने बोला है क्या कि डी इज एट वन ऑफ द एंड्स एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ई अपने यहाँ पे आ जाएगा, क्यों? क्योंकि तीन ही जगह थी, तीन बंदे थे, ठीक है। कह रहा बी इज फेसिंग डी, बी जो है भैया डी को फेस कर रहा, तो बी जो है डी को फेस कर रहा है ना, सीधे सीधे फेस करा दिया। अब कह रहा है सी इज टू द राइट ऑफ ए, सी क्या है, राइट में बेटे। अब आपको पता है सी नीचे की तरफ देख रहा है, ए भी नीचे की तरफ देख रहा है। अब कह रहा है सी इज टू द राइट ऑफ ए, सी जो है ए के राइट में है, तो आपको पता है जब नीचे की तरफ देखेगा तो जो हमारा राइट लेफ्ट होता है वो उल्टा हो जाता है, यानी सी अगर ए के राइट में तो फिर ऐसे बनाना पड़ेगा, यानी सी इधर आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, तो सिंपल सी है ना। सी इज टू द राइट ऑफ ए, सी क्या है, ए के राइट में। इतना आसान बैंकिंग के प्रीलिम्स में नहीं आता, लेकिन आपको पता है एसएससी में है, ठीक है। सी इज टू द राइट ऑफ ए, तो हमारे एसएससी में इसी तरह से आता है, लेकिन मैंने बैंकिंग के थोड़े से उठाए क्वेश्चन ताकि आपको अंदाजा लगे कि लेवल कहां तक जा सकता है फिलहाल में, ठीक है। सी इज टू द राइट ऑफ ए, बात समझ आ गई? हाँ, तो अब हमसे पूछा ये हमारी पजल बन गई क्या, मैं पजल को पजल बोलता हूँ, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट हो चाहे पजल हो, मैं पजल बोलता हूँ, ठीक है। कह रहा हु इज फेसिंग ए को कौन फेस कर रहा है, तो आपको पता है ए को कौन फेस कर रहा है, ई फेस कर रहा है ना, ए को ई फेस कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ए को कौन फेस कर रहा है, ई फेस कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है ना? आपको बस बनाना आना चाहिए कि मैं लिख कैसे रहा हूँ, कैसे नोट कर रहा हूँ, है ना, मेरी सोच क्या है, लिखने का तरीका क्या है, बस वो समझिए। समझ आ गया? आगे बढ़े, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 7 persons वर बॉर्न इन 7 डिफरेंट मंथ्स ऑफ द सेम ईयर, है ना। आई होप इतनी सी इंग्लिश आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अल्टीमेटली आप ये समझिए कि आपको इंग्लिश को फेस करना ही है, तो ये वाली नॉर्मल इंग्लिश आप करें। भाई मैं यहीं 250 रुपए के स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ गाँव से, आपको इंग्लिश मीडियम के बदलने के लिए क्या करना है, अब खेती गिरवी रखनी है, किसी को पैसा देना है, नहीं भैया, खुद से बोलना है कि आज से मैं अंग्रेजी मीडियम में हो गया, बस इतना से बात बोलनी। अबे हिंदी मीडियम वाले बहुत खतरनाक लोग होते हैं, समझो तुम, समझ गए क्या? खुद से बस बोलना है कि मैं इंग्लिश मीडियम में हो गया इंग्लिश मीडियम में। 7 persons वर बॉर्न इन 7 डिफरेंट मंथ्स ऑफ द सेम ईयर, ठीक है। 7 persons वर बॉर्न इन द 7 डिफरेंट मंथ्स ऑफ द सेम ईयर, जनवरी मार्च। अब जैसे इस तरह के सवाल है सीधे लिख लो, है ना, सीधे लिख लो। जनवरी का दिया है, जनवरी मार्च मई, ठीक है, शॉर्ट में लिख दो मार्च, मैं लिख देता हूँ फिर से, एक मिनट रुको, जनवरी, एक मिनट रुक गया, हाँ, जनवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई। अब पूरा नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिख दो बस कि समझ आ जाए, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, 7 महीने हो गए बस। अब लंबी लंबी लाइनें जरूर खींचेगा, क्यों कि अगर थोड़ी सी पजल टेढ़ी करेगा तो पॉसिबिलिटी अगर बनेगी, हालांकि एसएससी देता नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ जाइए, ठीक है। लिख दिया। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे 2 persons वर बॉर्न बिटवीन वी एंड पी, वी और पी के बीच में 2 पर्सन बॉर्न हुए हैं, तो बस इस तरह से लिख देना, वी और पी के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है, ठीक है। P was born in one of the months having 30 days। हालांकि देखो जैसे ही इस तरह की पजल आया करे, सबसे पहले आप दिन भी लिख दो कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। जनवरी में 31 है ना, 31, 30, 31, पता होना चाहिए कौन सा महीने में 31 है, कौन सा महीने में 30 है, ठीक है। तो क्या बोला उसने, 2 persons वर बॉर्न बिटवीन बी एंड पी, ठीक है। P was born in one of the months having 30 days। P का भैया जन्म ऐसे महीने में हुआ है जहाँ पे 30 दिन है, ठीक है। P was born in one of the months having 30 days। तो भैया 30 डेज कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 2 पॉसिबिलिटी निकल के आई कि P या तो यहाँ सितंबर में हुआ होगा या जून में हुआ होगा, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हमने लिख दी, है ना। अब यहाँ पे ये पजल थोड़ी सही क्यों आई, क्योंकि ये एसएससी में नहीं आई है, ठीक है। हाँ, T was born immediately after Q। क्या T जो है was born immediately after Q, है ना, तो इस तरह से लिख दिया, T was born immediately after Q, ठीक है।
अब कह रहे हैं ओनली 2 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में केवल 2 पर्सन्स आए, ठीक है। ओनली 2 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन क्यू एंड आर, ओनली 2 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन क्यू एंड आर, तो 2 लिख दिए, ठीक है। ठीक है, ओनली 2 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन क्यू एंड आर, ठीक है। एस वॉज बॉर्न आफ्टर आर एंड बिफोर यू, क्या कह रहे हैं, एस जो है वॉज बॉर्न आफ्टर आर लेकिन बिफोर यू, तो इस तरह से लिखना है, एस वॉज बॉर्न आफ्टर आर लेकिन बिफोर यू, ठीक। आर वॉज बॉर्न बिफोर क्यू, आर जो है क्या बोला, आर वॉज बॉर्न बिफोर क्यू, देखो यहाँ पे क्या बोला था कि 2 लोग है बीच में, हाँ, यानी आर वॉज बॉर्न बिफोर क्यू, इस तरह से लिख दोगे फिर, है ना। फिर इस ये वाली कंडीशन को क्या करोगे, हटा दोगे यहाँ से। वैसे उसने क्या बोला, पहले बोला था कि 2 जन हुए हैं आर और क्यू के बीच में, और फिर बोला कि आर वॉज बॉर्न बिफोर क्यू, तो आप आर को क्यू से ऊपर रखिए और 2 लोग बीच में बना दीजिए, इसका काम खत्म करिए, ठीक है। कह रहा है बट नॉट इन जनवरी, आर क्यू से पहले तो आया लेकिन जनवरी में नहीं आया, ठीक है। बस तो आर यहां लिखो और काट दो, आर जो है जनवरी में नहीं आएगा। लिखने का तरीका समझ आ गया, अब बस सॉल्व करना शुरू कर दो। अब पी से छोड़कर 2 लोग हैं वी, पी से समझ, पी से 2 छोड़कर वी आया है। अब पी से देखो, अगर इस कंडीशन में देखें तो पी से 2 छोड़कर वी ऊपर भी आ सकता है ना, और एक कंडीशन में और लेनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे रुके, क्योंकि मैंने बनाया बैंकिंग के प्रीलिम्स का सवाल लिया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा होगा ना, हल्का सा। तो एक यहाँ पॉसिबिलिटी और बनेगी, भाई ऊपर क्या लिखा था हमने, आर यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। एक इस वाले की कंडीशन और बन जाएगी क्या, मैं इसको इधर लिख देता हूं, चलो एक मिनट रुके, ठीक, इस वाले को मैं इस वाले में लिख देता हूं, ठीक है। हाँ, तो पी या तो पी से 3 छोड़कर 2 छोड़कर वी ऊपर जाएगा, या 2 छोड़कर वी आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब आपको क्या पता है, ठीक है, यहां से तो एक ही कंडीशन बनती है कि 2 छोड़कर वी यहीं पे आ पाएगा, क्योंकि नीचे तो आ नहीं पाएगा, ठीक है। ये बैंक के प्रीलिम्स का सवाल है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि एसएससी में तो फुद्दू सा आ रहा था, क्या करता है बताओ, थोड़ा सा लेवल तो टच करना ही पड़ेगा ना। मान लो मेंस में दे दे तो कल आउट क्या होगा कि दोबारा तैयारी करेंगे, नहीं ना, ठीक है। कैसे पॉसिबिलिटी बनानी होती, पहले सबको लिख दिया, उन्होंने बोला पी एक ऐसे महीने में हुआ है भैया जहां पे 30 दिन है, तो मैंने कहा या तो जून होगा या सितंबर होगा, 2 पॉसिबिलिटी बन गई। अब उसने बोला पी से 2 छोड़कर भी, तो 2 छोड़कर भी, तो फिर एक पॉसिबिलिटी और बनानी पड़ी है ना, क्योंकि इसके ऊपर भी वी जा सकता है, इसके नीचे भी वी जा सकता है, ठीक। अब देखो आप कहां से उठाओगे, अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, क्यू से 2 छोड़कर आर है, अच्छा क्यू से 2 छोड़कर आर है और आर के नीचे एस यू है। अब ये ध्यान से देखना है आपको। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे क्यू से जस्ट नीचे टी है, क्यू से 2 छोड़कर ऊपर आर है और क्यू से जस्ट नीचे टी, यानी 1 2 समझ, ये पूरा फिक्स हो गया आपका। क्यू से जस्ट नीचे टी लेना है और 2 छोड़कर ऊपर आर लेना है, ठीक है। अब देखो क्यू से नीचे टी, यहाँ इस वाले तो ले नहीं पाओगे, फिर ऊपर कहाँ रखोगे आर जाके, समझ गए भाई। अरे ये कंडीशन देखो ना भैया, ये कंडीशन ये लिखी है ना हमने, क्या क्यू से जस्ट नीचे टी है और क्यू से 2 छोड़कर ऊपर आर है, तो उसको इन दोनों स्पॉट्स पे नहीं ले पाओगे ना, यहाँ पे नहीं ले पाओगे, वरना बाकी के ऊपर कहाँ रखोगे, जगह ही नहीं है, ठीक है। अब मान लो क्यू से जस्ट छोड़कर टी हम यहाँ पे ले लें, है ना, लेकिन बताओ दिक्कत क्या हो जाएगी, अगर क्यू से जस्ट नीचे टी यहाँ पे ले लोगे, क्यू से जस्ट नीचे टी अगर आपने यहाँ पे ले लिया तो 2 छोड़कर आर आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन आर के नीचे ही आपको रखना है एस और यू को, पता है ना भैया, आर के नीचे ही उठा के आपको रखना है एस और यू को, तो दिक्कत भैया एक ही जगह बची आर के नीचे, भाई समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, आर के नीचे आपको सिर्फ एक ही स्थान बचा, लेकिन आपको आर के नीचे एस को भी रखना है और यू को भी रखना है ना। आर के नीचे एस है या फिर यू है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही स्थान बचा, इसका मतलब क्या है, क्यू और टी को यहाँ पे तो नहीं रख पाओगे, इसका मतलब यहाँ पे नहीं आएगा, फिर कहाँ आएगा, फिर एक स्थान और ऊपर करो, यानी क्यू और टी को फिर आप यहाँ पे रखो ना, क्योंकि जस्ट नीचे टी, अब 2 छोड़कर आर रख दो, तो 1 और 2 छोड़कर आर यहाँ पे आ जाएगा। अब आर के नीचे पहले आएगा एस और फिर आ जाएगा यू, ये वाली कंडीशन एकदम सेटिस्फाई कर गई। अब आपको आगे चेक ही नहीं करना है, सारी कंडीशंस फॉलो कर रही हैं, अब आपको बाकी की पॉसिबिलिटी चेक करके अपना समय खराब नहीं करना, वो गलत ही हो जाएंगे, आप जब चेक करोगे वो अपने आप गलत हो जाएंगे, हमें ये पॉसिबिलिटी चेक नहीं करनी है बैठ के, ठीक है। जब पूरे सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, देखो क्यू के नीचे टी है ना, आर के नीचे एस है, फिर यू है, ठीक है, क्यू के जस्ट नीचे टी है ना, और क्यू से 2 छोड़कर आर हमने लिया हुआ है, आर टॉप पे भी नहीं आया है, सारी पॉसिबिलिटी फॉलो कर रही है। पी एक ऐसे महीने में जहाँ पे 30 दिन है, तो बस आपको बाकी पॉसिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछे आप यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बैंकिंग के प्रीलिम्स से पजल लिए हुई है, हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मतलब अभी क्वेश्चन जैसे लिखा नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ 5 क्वेश्चन आते हैं, एक पजल के ऊपर 5 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पजल का लेवल भी ठीक होता है ना। हमारे यहाँ क्या होता है, एक क्वेश्चन दे देगा उठा के हर एक पजल पर, समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा नहीं होगा, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन आपको देगा वो आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है।
एसएससी में ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए आपके पीवाईक्यूज में। एक तो सारे टाइप्स कवर नहीं थे कि वही घिसे पिटे बार बार सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, उसी में सब खत्म कर दिया। तो फिर सवाल यहाँ पास फिर लेने पड़े, क्योंकि मुझे नॉलेज तो थी ही। ठीक है, बात समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, अभी बाकी मान लो अगर मुझे आपको दिखाना ही होगा बाकी पॉसिबिलिटी चेक करके कि गलत क्यों हो जाएंगे तो मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये पजल आपकी सॉल्व हो गया। जो क्वेश्चन पूछे कौन कहाँ बैठा बता दोगे। ठीक है, अब देखो जैसे ये वाला सॉल्व करते हैं इस वाले को। ठीक है, कि क्यू से जस्ट नीचे टी है और फिर 2 छोड़कर ऊपर आर, तो यही रख पाओगे क्यू से नीचे टी और फिर 1 2 छोड़कर आर यहाँ पे आएगा। अब आर के नीचे देखो एस और यू रख ही नहीं पाओगे, है ना। ठीक है, पॉसिबल गलत होगा कि नहीं भाई, चोटी यहाँ रख दोगे तो ऊपर आर नहीं रख पाओगे तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसी तरह ये भी गलत हो जाएगा। देखो पी से 2 छोड़कर वी आ गया, अब क्यू क्यू से नीचे टी यहीं पे रख पाओगे, है ना, और 2 छोड़कर भाई सब ऊपर रखोगे तो ऊपर आर कहाँ पे रखोगे, हाँ, और 1 2 छोड़कर आर यहाँ रख दोगे, लेकिन आर ऊपर आना नहीं था ना, तो ये अपने आप गलत हो जाएगी पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी फिर नहीं चेक करनी होती। अब जब आपको पता है कि सारे रूल फॉलो कर रहे हैं तो बस आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी आंसर मतलब मैंने पजल सॉल्व कर दी। अब जो क्वेश्चन पूछे वो आप बता सकते हो कि कौन कहाँ बैठा है, वो बता सकते हो। टॉप पे कौन बैठेगा, पूछेगा टॉप पे कौन बैठा है, पता वी बैठा है। पूछ देगा टॉप से सेकंड नंबर पे कौन बैठा, तो आर बैठा हुआ है। ठीक है, पूछ देगा जून में या पूछेगा जुलाई में किसका जन्म हुआ, तो आपने पता क्यू का जन्म हुआ। ठीक है, तो बहुत ही आसान होता है। ठीक है, अब देखो ये, ठीक है, ये पजल है। ठीक है, मैं जो है बैंकिंग से प्री लेवल की थोड़ी सी उठा ली। ठीक है, क्योंकि एसएससी में मिल नहीं रहे सही क्वेश्चन, एकदम किसी पिटे भाई कटिया क्वेश्चन मिल रहे थे। ठीक है, ये देखो क्या पजल करी। फिर 8 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, 8 लोग हैं। ठीक है, ये ऑन 4 डिफरेंट डेट्स में जो भैया पैदा हुए हैं। ठीक, 2 3 5 8 इन डेट्स को हुए हैं कौन से महीने में, अप्रैल और मई के महीने में। ठीक है, तो इसको पजल को कैसे करते हैं, 2 3 5 8। ठीक है, 2 3 5 8, यानी अलग अलग 2 महीनों की तारीखें हैं ये, 2 3 5 8 2 3 5 8। ठीक है, कौन से महीने, अप्रैल और मई, यानी अप्रैल ले लेता हूँ, ये लेता हूँ मैं मई। ठीक है, अप्रैल चाहिए 30 का होता है, मई होती है 31 की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, बस वही लाइनें दलील खींच देनी इस तरह से। मैंने टाइप सारे कवर कर लिए। ठीक है, एसएससी भविष्य में भी कभी पूछता तो आपका कवर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखो जो पूछे वो लिख दो बस। क्या कह रहा है, ऑल इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है वो सेम ऑर्डर में नहीं, बस आप इस लाइन को इग्नोर कर सकते हो, आगे बढ़ो, बस इस लाइन का कोई मतलब नहीं होता। बस ये देखो यहाँ से देखो, टी वॉज बॉर्न ऑन एन इवेंट डेट। टी का जन्म एक इवेंट डेट पे हुआ है। अब इवेंट डेट कौन सी है, या तो 2 है या फिर 8 है, यानी टी या तो 2 तारीख को हुआ होगा या 8 तारीख को हुआ होगा। बताया नहीं महीना कौन सा, ये नहीं बताया, सिर्फ बताया कि एक इवेंट डेट को हुआ है, या तो 2 तारीख को हुआ होगा या 8 तारीख को हुआ, इतना पता चल रहा तो लिख दिया हमने। ठीक है, क्या कह रहे हैं, वी वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर टी। कह रहा है वी जो है बॉर्न हुआ जस्ट आफ्टर टी, टी के जस्ट बाद वी पैदा हुआ। ठीक है, वी वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर टी। 3 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन वी एंड आर। वी और आर के बीच में 3 पर्सन्स हुए, तो वी और आर के बीच में 3 पर्सन्स होगा। ठीक है, 3 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन वी एंड आर। ठीक है, कह रहा है यू वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर डब्ल्यू ना, यू क्या कर रहा है, यू वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर डब्ल्यू, यू पैदा हुआ भाई डब्ल्यू के जस्ट पहले पैदा हुआ है। ठीक है, यू वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू वॉज बॉर्न ऑन एन इवेंट डेट इन द मंथ ऑफ मई बट नॉट ऑन सेकंड। अब देखो ये एकदम उसने क्लियर बता दिया क्या, डब्ल्यू भैया एक जो है इवेंट डेट को पैदा हुआ, तो या तो 2 को हुआ होगा या 8 को हुआ, क्योंकि 2 और 8 ही इवेंट है यहाँ पे ना, 3 और 5 तो ऑड होते हैं। ठीक है, और मई के महीने में हुआ ये भी बता दिया, लेकिन उसके बाद मई के महीने में हुआ लेकिन 2 तारीख को नहीं हुआ है, तो फिर अगर 2 को नहीं हुआ है मई के महीने में तो फिर कहाँ हुआ होगा, डब्ल्यू 8 को हुआ होगा, क्योंकि उसने बोला कि 2 इवेंट डेट पर हुआ, तो या तो 2 का हुआ होगा या फिर 8 को हुआ होगा, लेकिन आगे उसने बोल दिया कि 2 को नहीं हुआ है, मई के महीने में हुआ है, 2 को नहीं हुआ है, तो फिर कहाँ 8 को हुआ होगा, जाहिर सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। कह रहा है पी वॉज बॉर्न बिफोर एस, पी जो पैदा हुआ है एस के पहले पैदा हुआ है। ठीक है, Q वॉज बॉर्न ऑन 8th ऑफ अ मंथ। अब 8 W आ गया 1 में, तो फिर Q कहाँ पे आएगा, Q यहीं पे आएगा ना, उसने बोला क्या, Q वॉज बॉर्न ऑन 8th ऑफ अ मंथ, है ना, महीने की 8वीं तारीख को Q पैदा होता है। तो अगर एक 8वीं तारीख को W है तो दूसरी 8वीं तारीख को कौन आएगा, Q वहीं पे आएगा, फिर कहाँ पे आएगा, अप्रैल में आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, P एंड S वर बॉर्न इन द सेम मंथ, यानी P और S जो है एक ही महीने में आए। ठीक है, यानी सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख ली, अब सॉल्व करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं। W के जस्ट ऊपर U है, U था हमने यहाँ पे लिखा ही था, W के ऊपर जस्ट ऊपर कौन हो गया, U हो गया। ठीक, अब उसने बोला था कि T जो भैया तो 2 तारीख को हुआ या फिर 8 तारीख को हुआ है। आपको पता है 8 वाले दोनों स्लॉट गए हैं भर, तो या तो T यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ ले लो भाई, T Q U W। ठीक है, ये तो फिक्स ही थे, या तो T यहाँ पे लोगे या फिर T कहाँ पे लोगे, या फिर T लोगे इस वाले स्थान पे। ठीक है, तो हमने एक पॉसिबिलिटी और बना ली। ठीक है, अब T के जस्ट नीचे कौन है, V है, तो T के जस्ट नीचे V आ जाएगा, T के जस्ट नीचे V आ जाएगा। ये 2 संभावनाएं हैं जिसको हम लेकर चल रहे हैं, है ना,
क्योंकि ये भी तो हो सकता है, ठीक है। अब बी से 3 छोड़कर आर था, तो 1 2 3 छोड़कर आर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखो 1 2 3 छोड़कर आर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एस के ऊपर पी है, तो एस यहां आ गया, पी यहां आ गया, ठीक है। एस यहां आ गया, पी यहां आ गया, ठीक है। लेकिन उसने बोला था क्या, पी और एस एक ही महीने में पैदा हुए हैं, है ना। पी और एस एक ही महीने में हुए, लेकिन यहाँ अगर इस वाली कंडीशन में देखोगे तो पी और एस अलग अलग महीनों में आ गए, लेकिन इस वाली कंडीशन में, पहली वाली कंडीशन में क्या हुआ है, पी और एस एक ही महीने में, ठीक है, समझ गए। पी और एस उसने कहा था एक ही महीने में सेम मंथ में पैदा हुए हैं, ठीक है। पी और एस सेम मंथ में थे, लेकिन जब दूसरी कंडीशन हमने देखी तो पी तो अप्रैल में है लेकिन एस जो है मई में आ गया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया हमारा, ठीक है, क्योंकि उसने बोला था क्या, पी और एस सेम मंथ में होंगे, ठीक है। तो इस तरह की पजल्स आपके आते हैं बैंकिंग के प्रीलिम्स में, समझ गए। अब जो भी सवाल आपसे करेगा वो आप कर दोगे। हमने बैंकिंग की प्रीलिम्स क्यों पजल क्यों उठाई है, क्योंकि एसएससी में बहुत ही लो लेवल की आती है, ठीक है। अब वही करके थोड़ी जाओगे, हल्का सा लेवल अप करोगे कि नहीं करोगे। सारे टाइप से मिल ही नहीं रहे थे पीवाईक्यूज में, तो मजबूरी में मुझे ढूंढना पड़ा। बात समझ आ गई। इस तरह से सॉल्व करते हैं, इसे पॉसिबिलिटी बोलते हैं। पॉसिबिलिटी हम बना लेते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है, उसे भी पैरेलल में चलाते रहते हैं, ठीक है। अब जो भी सवाल पूछा है बता दोगे। अब ये सवाल देखो, फिर अब ये 7 डिफरेंट पर्सन है जिनके नाम है यहाँ पे, ठीक है, TVW करके, बाई 7 डिफरेंट गिफ्ट्स फॉर देयर फैमिली स्टार्टिंग फ्रॉम सैटरडे टू फ्राइडे। शनिवार से रविवार तक 7 डिफरेंट लोग हैं जो कि 7 डिफरेंट गिफ्ट्स खरीदते हैं, ठीक है। कौन से दिन है, सैटरडे से लेकर फ्राइडे तक, तो सैटरडे, संडे, ठीक है, शॉर्ट में लिखते जाओ, मंडे, ट्यूसडे। तो मैं राइटिंग सही लिख देता हूँ, ना बोलोगे राइटिंग ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। लंबी लंबी लाइनें खींच दो, क्यों कि अगर पॉसिबिलिटी बनी तो हम कर देंगे, ठीक है, ठीक है। कह रहा है ओनली 2 persons बाई गिफ्ट्स आफ्टर यू हु बाई स्नैक्स, ठीक है। केवल 2 लोग, ओनली 2 persons बाई गिफ्ट्स आफ्टर यू के बाद केवल 2 लोग ही गिफ्ट खरीदते हैं। और यू क्या करता है, यू हु बाइज स्नैक्स, यू जो है स्नैक्स खरीदता है, स्नैक्स खरीदता है। यू के बाद केवल 2 लोग खरीदते हैं, तो यू को यहां पे रख दिया, जाहिर सी बात है। उसके बाद केवल 2 लोग खरीद रहे हैं, और यू क्या खरीदता है, स्नैक्स खरीदता है। 4 person बाई गिफ्ट्स बिटवीन जेड एंड द वन हु बाइज आइडल्स। क्या कह रहे हैं, जेड और एक इंसान जिसने आइडल्स खरीदी है उसके बीच में 4 लोग खरीदते हैं, इस तरह से। अब ये डब्बा नहीं बनाना है, मैं बता रहा हूं सिर्फ, ठीक है। जेड और आइडल्स के बीच में 4 लोग खरीदते हैं, है ना। 4 persons बाई गिफ्ट्स बिटवीन जेड या जी एंड द वन हु बाइज आइडल्स, ठीक है, इस तरह से नोट करना है। तेरा जेड बाइज गिफ्ट्स बिफोर यू, जेड जो है यू से पहले, है ना। इमीडिएट बोलता तो हम कैसे लिखते हैं कि इमीडिएट, तो इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन उसने बोला, ये नहीं बोला इमीडिएट, उसने सिर्फ बोला है कि पहले खरीदते हैं ना। जेड बाइज गिफ्ट बिफोर यू, ठीक है। वाई हु बाइज गिफ्ट ऑन संडे डज नॉट बाई कैंडल्स, वाई क्या करता है भैया, संडे को खरीदता है, सीधे उसने बोल रखा है क्या, वाई जो है हु बाइज गिफ्ट ऑन संडे, तो मैंने कहा वाई संडे को खरीदता है, ठीक। डज नॉट बाई कैंडल्स, लेकिन वाई भैया क्या कैंडल्स नहीं खरीदता है, क्या बोला उसने, वाई संडे को तो खरीदता है लेकिन कैंडल्स नहीं खरीदता है, ठीक है। 3 persons बाई गिफ्ट्स बिटवीन द वन हु बाइज कलर्स एंड द वन हु बाइज क्लोथ्स, कलर्स और क्लोथ्स जिसने खरीदे उनके बीच में 3 बंदे हैं, ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है। 3 persons बाई गिफ्ट बिटवीन द वन हु बाइज कलर्स एंड द वन हु बाइज क्लोथ्स, ठीक है। कलर्स वॉज नॉट बॉट ऑन फ्राइडे, कलर्स को भैया फ्राइडे को नहीं खरीदा गया, तो कलर्स को फ्राइडे पे काट दोगे, ठीक है। कलर्स को फ्राइडे पे नहीं खरीदा गया है ना। वन ऑफ द पर्सन्स बाई फ्लावर, कोई भैया इंसान है जो फूल खरीदता है, ठीक है, अच्छा इंसान है, वो फ्लावर्स खरीदता है, ठीक। डब्ल्यू बाइज गिफ्ट आफ्टर टी बट बिफोर एक्स, क्या कह रहे हैं, डब्ल्यू जो है आफ्टर टी खरीदता है ना, डब्ल्यू बाइज गिफ्ट आफ्टर टी बट बिफोर यू, ना बिफोर एक्स, सॉरी, है ना, क्या बोला उसने, डब्ल्यू बाइज गिफ्ट आफ्टर टी बट बिफोर एक्स, समझ के भैया क्या बोला उसने, डब्ल्यू जो है बाइस, डब्ल्यू, एक मिनट रुके, डब्ल्यू जो है बाइस गिफ्ट आफ्टर टी बट बिफोर एक्स, है ना। मेरा वी बाइज गिफ्ट एट द लास्ट, सबसे लास्ट में कौन खरीदता है, वी खरीदता है, ठीक है। वी बाइज गिफ्ट एट द लास्ट। स्वीट वॉज बॉट ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को स्वीट खरीदा गया था भैया, ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे को खरीदा गया था स्वीट, ठीक है।
इस तरह की बैंकिंग के प्रीलिम्स में पजल आती हैं। एसएससी में क्या है, थोड़ा लो लेवल आता है। मैंने ये क्यों लिया है फिर से बता देता हूँ। सारे टाइप्स कवर ही नहीं किए तो मैं क्या करता बताऊँ। सारे टाइप्स अगर मुझे कवर करने तो फिर मुझे यहाँ से खगालना पड़ा। ठीक है, स्वीट है ना, ट्यूसडे को क्या करते हैं, स्वीट वाज बॉट ऑन ट्यूसडे। ठीक है, अब सारा मिल गया हमको, अब हमें सॉल्व करना है इसको। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। अब z से 4 छोड़ के आपको आइडियल्स रखने हैं और u के ऊपर z को रखना है। अब आपको पता है भैया क्या, z से 4 छोड़कर आइडियल्स आपको लेनी है और u के ऊपर z आएगा, तो अब z को यहां नहीं रख पाओगे, क्योंकि फिर u को कहां रखोगे, क्योंकि u के ऊपर z आना, तो u तो नीचे रख नहीं पाओगे क्योंकि नीचे ऑलरेडी v है, तो z यहां तो नहीं ले पाओगे। यहां नहीं ले पाओगे तो सीधे फिर z को यही लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 4 स्पॉट्स तभी छोड़ पाओगे, वरना छोड़ ही नहीं पाओगे। 1 2 3 4 स्पॉट्स छोड़कर आइडियल्स आ जाएंगे यहाँ पे। अब बोलोगे जेड यहाँ क्यों नहीं ले लिया, तो यहाँ पे 4 स्पॉट छोड़ते कैसे, जगह ही नहीं मिलती। ठीक है, 4 जेड को फिर अगर यहाँ ले नहीं सकते क्योंकि नीचे यू हमें लिखना पड़ता, नीचे ऑलरेडी वी था, यू लिख नहीं पाते, तो फिर जेड को यही लेना पड़ता, तभी 1 2 3 4 स्पॉट छोड़कर आइडियल यहाँ पे आ पाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है टी के नीचे डब्ल्यू के नीचे एक्स, तो यहीं पे आ जाएगा क्या, टी के नीचे डब्ल्यू और डब्ल्यू के नीचे एक्स, तो ये लाइन तो अपनी फिक्स हो गई। अब इसको फिक्स करना है। ठीक है, अब आपको पता है क्या भैया कि कलर से 3 छोड़कर क्लोथ आना है, लेकिन कलर से नीचे आना नहीं, तो आपको फिर नीचे क्लोथ से लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तभी तो 3 स्पॉट छोड़ पाओगे, वरना अगर ऊपर के 3 में ले लिया तो 3 छोड़ोगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे 3 भरे हुए हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, समझ गए। कलर्स और क्लोथ्स के बीच में 3 का गैप है, 3 का, तो अब कलर से नीचे आ नहीं सकता उसने बोला था, तो नीचे फिर क्लोथ लेना पड़ेगा। अब बोलोगे नीचे क्लोथ क्यों ले, यहाँ क्यों नहीं ले लिया, तो 3 छोड़ते कहाँ, ऊपर तो जगह थी नहीं, समझ गया। नीचे अगर यहाँ पे लिखते तो कलर से यहाँ पे लिखना पड़ता, जो कि कलर से नीचे आ नहीं सकता, कलर से नीचे लिख नहीं सकते, तो क्लोथ्स भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा और एक 3 छोड़कर आपका जो कलर्स है वो यहाँ पे आ जाएगा, COLORS, कलर्स यहाँ पे आ जाएगा। अब कैंडल यहाँ नहीं आएगी तो कैंडल यहाँ आ जाएगी, जाहिर सी बात है। अब एक बंदे ने फ्लावर खरीदे थे ना, तो वो फ्लावर यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह की पजल आती है और बहुत जल्दी आपको सॉल्व करनी होती है। मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे इसलिए धीरे धीरे कर रहा हूँ, इतनी देर में तो रीजनिंग ही खत्म हो जाता है। ठीक है, अब जो सवाल आपसे पूछेगा वो उसका आप आंसर कर दोगे। ठीक है, बात समझ आ गई। इसी एक पजल में 5 क्वेश्चन आते हैं, अपने में एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसका लेवल भी इससे थोड़ा सा लो होगा, मैं बता रहा हूं, है ना, समझ गए। जितने टाइप बनते हैं मैं सारे टाइप करा दे रहा हूं आपको, बस समझ आ गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। आगे बढ़े। ठीक है, क्या करें, 7 बॉक्सेस ये हैं जो कि अरेंज्ड वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं इसी ऑर्डर में लगाए गए, लेकिन टॉप टू बॉटम लगाए गए। 7 डब्बे हैं। ठीक है, तो आप बनाना चाहो बना सकते हो, 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से लाइनें खींच दी, है ना, ऐसे ऐसे करके बना दिया। ये पॉसिबिलिटीज अगर बनेगी तो बना देंगे। ठीक है, कह रहे दो बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस आर बिटवीन y एंड z, y और z के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, y और z के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। b इज इमीडिएटली अबव z, b क्या है भैया, इमीडिएट ऊपर है z के। ठीक है, 2 बॉक्सेस आर बिटवीन b एंड c, b और c के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है, C इज अबव B, C क्या है, B से ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ, C जो है B से ऊपर है और 2 डब्बे थे इनके बीच में। ठीक है, 1 बॉक्स इज बिटवीन C एंड E, C और E के बीच में 1 बॉक्स है। ठीक है, G इज अबव C बट नॉट एडजेसेंट टू इट, क्या कह रहे हैं, G जो है वो C से ऊपर है लेकिन इमीडिएट ऊपर नहीं है, ऐसा बोलना चाह रहा है। देखो, G इज अबव C, G जो है C से ऊपर है लेकिन इसके पास में नहीं है, ऊपर तो है लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम पास में। तो हमने कैसे लिखा है इस चीज को, यहाँ पे छोटे कोने में लगा 2 कट लगा दिए कि भैया क्या, जी ऊपर तो है सी के लेकिन इमीडिएट ऊपर नहीं है। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। इस पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आप आंसर कर सकते हैं। ठीक, देखो अब ये बताया ही नहीं इसको हम कहाँ पे रखें कैसे रखें, तो आप सीधे इसको ऐसे सॉल्व करने लग जाओ, यानी अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको इस्तेमाल मत करो, सीधे बस जैसे दिया है कहीं से भी उठा लो, सॉल्व करने लग जाओ। देखो, बी से 2 छोड़कर सी था ऊपर, बी से ऊपर 2 छोड़कर सी था। ठीक है, अब जेड के इमीडिएट ऊपर भी था, जेड के इमीडिएट ऊपर भी था, कहीं भी ऐसे बनाने लग जाओ। ठीक है, अच्छा, अब सी से 1 छोड़कर ई है, अब सी से 1 छोड़कर ई ऊपर भी हो सकता है और सी से 1 छोड़कर ई नीचे भी हो सकता है ना, 2 पॉसिबिलिटी बन गई, तो हमने लिख दिया सी से 1 छोड़कर ई नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हमारे हैं, तो अब ये यानी सही है ये भी। हाँ, अब देखो
सी से ऊपर जी है और जी इमीडिएट ऊपर नहीं है, तो जी को फिर यहाँ रखना पड़ेगा, और ये हो गया गलत। क्यों? क्योंकि 8 लोग हो गए, जो कि बंदे ही 7 है हमारे पास। सी से जी ऊपर लिखोगे और इमीडिएट तुरंत ऊपर लिख नहीं सकते, तो ऊपर ई के भी ऊपर लिखना पड़ेगा, और बंदे 8 हो गए तो गलत हो गए। इसका सी के ऊपर जी, यहाँ पे इसमें ऐसे लिख दोगे ना कि एक बंदा लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया और जी फिर ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स पोजीशन दी ही नहीं थी, तो फिर हमने इसी तरह से करना शुरू कर दिया। ठीक है, बस देखते जाओ मैं क्या सोच रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, सी से इमीडिएट ऊपर जी नहीं था, एक छोड़कर था, अब एक छोड़कर ही लिख सकते हैं, क्योंकि 2 छोड़कर क्यों नहीं लिखा? 7 ही बंदे भाई, 7 ही लोग हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बोला ना, 7 लोग हैं, 7 बॉक्सेस हैं, बंदे हैं या डब्बे हैं। ठीक है, समझ आ गया? अब सी से एक छोड़कर ई आ गया। ठीक है, ये भी हमने कर दिया। ठीक है, ये कंडीशन, एक मिनट रुके, ये कंडीशन भी हो गई है ना, ये भी हो गई। सी से एक छोड़कर ई आ गया। हाँ, अब जेड से 2 छोड़कर वाई था, जेड से 2 छोड़कर वाई यहाँ पे आ गया। अब जो बचा उसको लिख दो यहाँ पे। कौन बचा? एफ बचा, एफ को यहाँ पे लिख दो। ये हमारा बन गया अरेंजमेंट। ठीक, अब जो सवाल आपसे पूछेगा कौन कौन से स्थान पे है, वरना आप इसे उठा के यहाँ भी लिख सकते हैं, क्या जी एफ सी वाई ई, ठीक है, और बी जेड। अब ये क्या, ये बैंक के प्रीलिम्स का सवाल है, समझ गए? बात समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन आता है ईयर बेस्ड, ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं वो देख लो। ठीक है, क्या कह रहा है कि भैया 5 फ्रेंड्स हैं, 5 दोस्त हैं, अमित है, विनय है, चेतन, दीपक और एहसान। ठीक है, अब इनका पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं, जो इनका इनिशियल लेटर है, जैसे अमित का ए, विनय का बी, चेतन का सी, ये उठाना है बस। कह रहे इन सालों में बॉर्न हुए हैं। ठीक है, तो कैसे करना है आपको? छोटे से बड़ा साल लिखना है। कैसे? जैसे सबसे छोटा क्या है, 1986, फिर आप देखोगे उसके बाद 1988 है, ठीक है, 1995 है। अब सारे जब 1919 अगर होते तो बार बार 19 मत लिखना, लेकिन यहाँ पे 2001 भी है, फिर बार बार क्यों लिखना है ना, लास्ट वाला लिख लो बस, 2006। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि 2000 वाले भी शामिल कर रखे थे, तो फिर हमने पूरा लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से लाइनें खींच दो। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है यू नीड टू कैलकुलेट ऑल देयर एजेस बेस्ड ऑन द ईयर 2026। कह रहा है 2026 के हिसाब से इनके एजेस निकालनी है। तो 2006 में जो इंसान हुआ है बॉर्न, 2026 तक कितने साल का होगा? 20 साल का होगा। अब ये इसी तरह ये देखो ये कितने साल का होगा, तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सीधे ये देखो इन दोनों में जितना अंतर हो उतना इसमें बढ़ा दो, सिंपल सी बात है। 5 साल का अंतर है तो ये 25 साल का होगा। ये कितने, इसमें देखो 6 साल का अंतर तो ये 31 साल का होगा। इसमें आप देखोगे 7 साल का अंतर तो ये 38 साल का होगा। इसमें आप देखोगे 2 साल का अंतर तो ये 40 साल का होगा। ठीक है, आप वरना ऐसे 2026 के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा चेतन, द एज ऑफ चेतन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। चेतन की एज जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा बताओ? तो आप देखोगे सिर्फ 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका चेतन कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे सी। ठीक, दीपक इज यंगर देन चेतन, यानी दीपक जो है चेतन से छोटा है, तो दीपक कहाँ आएगा? फिर चेतन से छोटा एक ही जगह बची हमारे पास, तो दीपक यहीं पे आएगा। जो चीजें सीधे सीधे फिट कर पा रहे हो फिट कर दो, उनको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दीपक इज यंगर देन चेतन। कह रहा द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ अमित एंड एहसान इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अमित और एहसान के बीच की एज का जो डिफरेंस है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो कौन कौन सी एजेस के जो डिफरेंस है परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, बताओ। अब 3 ही जगह बची हैं अमित और एहसान के लिए, इन्हीं 3 में से किसी 2 जगह पे आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नीचे तो सी और डी ऑलरेडी आ गए, चेतन और दीपक। तो अमित और एहसान के बीच में जो डिफरेंस है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप देखोगे कि अमित एहसान यहीं पे आ सकते हैं। कहाँ पे भाई? आप या तो 38 और 31 का डिफरेंस देखोगे तो 7 का डिफरेंस आएगा। 7 एक परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। 38 से 40 का डिफरेंस देखोगे 2 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन जब 40 से 31 का डिफरेंस देखोगे तो 9 आएगा, और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी अमित और एहसान यहीं पे आएंगे। ठीक, अब कहाँ पे अमित आएगा कहाँ पे एहसान आएगा वो आपको आगे वाली लाइन पढ़ के पता चलेगा। क्या कि विनय इज ओल्डर देन एहसान। कह रहा है विनय जो है वो एहसान से बड़ा है। इसका मतलब एहसान टॉप पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि विनय को एहसान के ऊपर रखना है आपको, तो एहसान टॉप पे तो आ नहीं पाएगा। इसका मतलब एहसान यहाँ पे नहीं आएगा। अब एहसान यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? फिर एहसान यहीं पे आएगा, इस वाले पे, क्योंकि और अमित यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अमित और एहसान के जो बीच में डिफरेंस है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। 40 से 31 का डिफरेंस बनेगा 9, और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। बचा कौन आपके पास? बचा आपके पास दीपक हो गया, चेतन, ठीक है, विनय बच गया ना, विनय यहाँ पे आ जाएंगे, बात खत्म हो गई। और एहसान के ऊपर भी है विनय, है ना, एहसान के ऊपर विनय था तो विनय आ गया, बन गया। आप जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आप आंसर कर दोगे।
अब ये एग्जैक्ट प्रीलिम्स लेवल नहीं है बैंकिंग का, थोड़ा सा और ट्विस्ट उसमें होते हैं, ठीक है। बट अब सोचो ढूंढने से पजल मिल ही नहीं रही थी पीवाईक्यूज में, है ना, इस तरह की ईयर बेस्ड पजल, है ना। पीवाईक्यूज में बार बार वो सीटिंग अरेंजमेंट में ही आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पूछते हैं। एसएससी में क्या करते हैं कि भाई सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर बेस्ड, बस यही चलता है। तो ईयर बेस्ड पजल इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप मतलब कुछ इसमें टफ ऑफ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। अब ये पजल देखो, फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल आती है। ये कैसे करते हैं देखो, कह रहे हैं भैया 10 लोग हैं, ठीक है, 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, जहां पे ग्राउंड फ्लोर जो है नंबर 1 पे है और जो टॉप फ्लोर है नंबर 5 पे। ये टॉप समझ गए, 5 फ्लोर, 10 लोग हैं, 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, टॉप का फ्लोर नंबर 5, 5 4 3 2 1, ठीक है। इस तरह से बना लेते हैं, बना लिया, ये बन गया आपका, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट्स, हर एक फ्लोर पे फ्लोर देखिए बिल्डिंग में फ्लोर्स होती हैं, हर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 और फ्लैट 2, 2 फ्लैट है। और जो फ्लैट 1 है वो वेस्ट ऑफ फ्लैट 2, फ्लैट 2 के वेस्ट में है। फ्लैट 2 के वेस्ट में है यानी लेफ्ट में है, समझ गए। आप किसी भी एंगल पे रख के देख लो, यानी जब वो बोल रहे वेस्ट में है, फ्लैट कह रहा है जो फ्लैट 1 है वो फ्लैट 2 के वेस्ट में है, वेस्ट, समझ गए। अब आप जब इसको ऐसे करके तो जैसे ये ईस्ट है, सामने ईस्ट पड़ता है, सामने में मेरा ये ईस्ट है, ठीक है, और यहाँ वेस्ट पड़ता है, ठीक है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इधर रखूंगा तो आप देखो जब भी इस तरह से बोले, अभी तक जब ये वेस्ट बोले कि फ्लैट 1 वेस्ट में है तो आप समझ गए कि किसके लेफ्ट की बात कर रहा है, ठीक है। फ्लैट 1 कह रहा है वेस्ट में है फ्लैट 2 के, अच्छा तो बना दो इस तरह से भैया, फ्लैट 1 जो है वो फ्लैट 2 के किधर है, वेस्ट में है। हर फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं, देखो जैसे 5वें फ्लोर पे कितने फ्लैट हैं, 1 फ्लैट 2 फ्लैट, चौथे फ्लोर पे 1 फ्लैट 2 फ्लैट, सब में दो फ्लैट इस तरह से हो गए, समझ गए। और जो फ्लैट 1 है वो फ्लैट 2 के वेस्ट में है यानी लेफ्ट में है, ठीक है। क्या करे, एंड फ्लैट 1 ऑफ अ फ्लोर इज इमीडिएटली अबव फ्लैट 1 ऑफ द फ्लोर बिलो एंड इमीडिएटली बिलो फ्लैट 1 ऑफ द फ्लोर अबव। अब आपको लोग क्या अंग्रेजी इतनी सारी लिख दी यहाँ पे, इसको समझो, समझना क्या कह रहा है। फ्लैट बहुत आसान पजल होती है, बस ध्यान समझ लो। कह रहा है फ्लैट 1 ऑफ अ फ्लोर, किसी भी जैसे इतने सारे फ्लोर है हमारे पास, 5 फ्लोर है, इनका जो फ्लैट 1 है, जैसे ये फ्लैट 1 जो है ना, हर एक फ्लोर का जो फ्लैट 1 है वो इमीडिएटली अबव है फ्लैट 1 ऑफ द फ्लोर बिलो। यानी ये क्या कहना चाह रहे हैं, सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जो जैसे फ्लैट 1 है वो एक तरफ है, एक के नीचे एक, है ना, और जो फ्लैट 2 है वो भी एक तरफ है, एक के नीचे एक, बस ये बोलना चाह रहे हैं, वही चीज लिखी गई है ना। हिंदी पे यहाँ लिखा भी होगा कि फ्लैट उसके जो किसी मंजिल का फ्लैट 1 उसके नीचे वाली मंजिल के फ्लैट 1 के ठीक ऊपर तथा ऊपर वाली मंजिल के फ्लैट 1 के ठीक नीचे होता है। इसका क्या मतलब है कि एक ही उसमें है, कॉलम में है, ठीक है। यही व्यवस्था फ्लैट 2 के लिए भी लागू होती है। बस ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि अलग अलग फ्लैट ऑर्डर हो गया, मतलब एक ही कॉलम में है, फ्लैट 1 एक तरफ, फ्लैट 2 एक तरफ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब वो क्या कह रहे हैं, बी लिव्स वेस्ट ऑफ डी, यहां से शुरू करो। बी क्या करता है, वेस्ट ऑफ डी में रहता है, यानी बी आएगा कहाँ, आप समझ, जैसे इस तरह की चीजें बोला तो यहाँ लिख भी लिया करो। इसका मतलब बी कहाँ पे आएगा, इस वाले में आएगा ऊपर कहीं, और डी आएगा इसमें, और यहाँ पे लिख भी लो, है ना, कि बी क्या आएगा, बी लिव्स वेस्ट ऑफ डी, ठीक है। सी लिव्स अबव डब्ल्यू, सी कहाँ रहता है भैया, डब्ल्यू के ऊपर रहता है, सी डब्ल्यू के ऊपर रहता है। टी लिव्स इन एन ऑड नंबर्ड फ्लैट, टी एक ऑड नंबर फ्लैट में रहता है, फ्लैट तो 2 ही है, फ्लैट 1 फ्लैट 2, तो ऑड वाला कौन सा, ये, इसका मतलब टी इस वाले में आएगा, है ना। उसने बोला टी लिव्स इन एन ऑड नंबर फ्लैट ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, लेकिन किसी इवन नंबर के फ्लोर पर रहता है। फ्लैट तो ऑड है यानी फ्लैट 1 है, लेकिन इवन नंबर के फ्लैट, इवन कौन से हैं, या तो दूसरे पे आएगा, चौथे पे आएगा, है ना, यानी टी किस पे आएगा, दूसरे फ्लोर पे आएगा, चौथे फ्लोर पे आएगा, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर फ्लोर, ऑड नंबर फ्लैट, इवन नंबर फ्लोर। टी एंड डब्ल्यू लिव ऑन द सेम फ्लोर, टी और डब्ल्यू सेम फ्लोर पे रहते हैं, ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहे हैं, टी एंड डब्ल्यू लिव ऑन द सेम फ्लोर, इसका मतलब डब्ल्यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और आपको याद रखना है कि टी और डब्ल्यू कहाँ पे आते हैं, सेम फ्लोर पे आते हैं, सेम फ्लोर पे आते हैं, टी और डब्ल्यू कहाँ पे आते हैं, सेम फ्लोर, यानी समझ, या फिर इसको ऐसे ही लिख देते, सीधे सीधे इस तरह से ना लिखते, सीधे ऐसे लिख देते क्या, कि टी के वेस्ट में है डब्ल्यू, इस तरह से देखो, सेम फ्लोर पे हो गए, डब्ल्यू इधर आएगा, टी इधर आ जाएगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। तेरा वी लिव्स वेस्ट ऑफ क्यू ऑन अ फ्लोर बिलो टी, टी के, ध्यान से देखिएगा, टी के नीचे वी रहता है,
वेस्ट ऑफ क्यू, क्यू के वेस्ट में, यानी इसका मतलब वी इस वाले में आएगा, क्यू इस वाले में आएगा, है ना, लिखते जाओ। वी समझ गए, वेस्ट ऑफ क्यू रहता है और टी के नीचे रहता है, ठीक है। P lives in an odd numbered flat below A। अब ऑड नंबर फ्लैट कौन सा, यही इसका मतलब P इस वाले में आएगा, ठीक है। P lives in an odd number flat below A, और A के नीचे रहता। अब A के नीचे का A इस तरफ भी हो सकता है, तो A के नीचे मतलब ये नहीं है कि A इसी में आएगा, समझ गए। A इस वाले फ्लैट 2 में भी आ सकता है, नीचे मतलब सिर्फ इतना है कि बस इस तरह से लिख दो बस, हाँ, कि नीचे रहता है कहीं, ठीक है। P lives in an odd numbered flat। अब odd number flat मतलब फ्लैट 1 में रहता है, ये तो क्लियर होगा कि P फ्लैट 1 में रहेगा और A के नीचे रहता है, ठीक है। अब A के एग्जैक्ट नीचे नहीं बोला, ठीक है, ये सब चीजें अब हम करते चले आ रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, P एंड Y लिव इन डिफरेंट नंबर फ्लैट्स। अब P एंड Y डिफरेंट नंबर फ्लैट्स में रहते हैं, हमको पता है P कहाँ रहता है, फ्लैट 1 में रहता है, तो Y कहाँ रहेगा, फ्लैट 2 में रहेगा, क्योंकि डिफरेंट नंबर फ्लैट्स में रहते हैं, बता दिया उसने। देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन Q एंड A। Q और A के बीच में 3 फ्लैट्स हैं और 2 फ्लोर्स हैं बिटवीन A एंड Y, और A और Y के बीच में 2 फ्लोर्स हैं, सॉरी ध्यान से पढ़िएगा। 3 फ्लोर है Q और A के बीच में, 3 फ्लोर है Q और A के बीच में, और 2 फ्लोर है A और Y के बीच में, ठीक। क्या कह रहा है, A लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ Y। A जो है Y से नॉर्थ वेस्ट में रहता है। नॉर्थ समझ गए, नॉर्थ कैसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरह से लिखोगे, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट किधर पड़ेगा आपका, इधर पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट बोला, सॉरी नॉर्थ वेस्ट किधर पड़ेगा, इधर इस तरफ पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट का। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, तो हमने ए कहाँ रहता है, वाई के नॉर्थ वेस्ट में बोला है उसने, ठीक है। बात समझ आ गई इतनी सी, आप करना शुरू कर दो, क्या ही दिक्कत है इसमें बताओ। आपको पता है भैया क्या कि यहीं से उठा लो, वाई से 2 छोड़कर ए है और A और Q के बीच में 3 का अंतर है। मतलब अच्छा एक बात समझो, जब इसने ये बोल दिया कि Y से नॉर्थ वेस्ट में A है, इसका मतलब A किस वाले में आएगा, इसी वाले में, नॉर्थ वेस्ट में, तभी तो कर पाओगे। सीधे सीधे तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि Y तो Y इसमें आना है, जाहिर सी बात होगी। नॉर्थ जब भी ये नॉर्थ वेस्ट बोले, इसका मतलब फ्लैट 1 में A आएगा, Y आएगा फ्लैट 2 में। भाई समझ गए, ये अरेंजमेंट तभी तो बन पाएगा तिरछा, जब A फ्लैट 1 में आए, Y इसमें आए, सिंपल सा लॉजिक है। तो आपको पता है, यहां से उठाओ, इसका मतलब ये समझ गए A आएगा पहले वाले फ्लैट में, ये समझ गए, इस वाली कंडीशन से ही समझ गए। Y तो इसमें आ ही रहा था, A इसका मतलब A आएगा पहले वाले फ्लैट में, और A और Q के बीच में 3 का अंतर है, और Q देखो किस में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, हाँ। तो A को फिर यहीं रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तभी 3 का अंतर रख पाओगे, 1 2 3 का अंतर, और Q आ जाएगा इसमें, समझ गए ना। हमारे पास 5 ही फ्लोर तो है, और नीचे तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी गई है, ठीक है। हाँ, अब A से 2 छोड़कर Y है, तो 1 2 छोड़कर Y यहां लिखोगे, क्यों, क्योंकि Y के नॉर्थ वेस्ट में A है, अब समझ आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा आप देखो क्या उठा सकते हो, अच्छा Q के वेस्ट में V था, तो Q के वेस्ट में V रख दिया आपने, ठीक है। और देखो कहां से दिखाई दे रहा है आपको, और आप देखोगे कि भाई अच्छा T उसने बोला था या तो दूसरे फ्लोर पे आएगा या चौथे फ्लोर पे आएगा। अब T दूसरे पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे Y है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, T भाई T इस वाले में फ्लैट में आना है, और दूसरे क्योंकि, और उसने बोला था कि या तो 2 पे आएगा 4 पे आएगा, क्योंकि उसने बोला इवन पे है, वो इवन फ्लोर पे। यहाँ पे नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि W है, W के वेस्ट में है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी Y बैठा है, W रख ही नहीं पाओगे, इसका मतलब T को आपको यहाँ लेना पड़ेगा, और तब W को आप यहाँ ले पाओगे, ठीक है, हो गया। अब आपको पता है D के वेस्ट में B है, तो और तो कहीं जगह खाली बची नहीं इसके अलावा, तो यहीं पे रखना पड़ेगा D और B को, ठीक है। और आपको पता है क्या कि A के नीचे P था भैया, अब A के नीचे P का स्थान यहां तो बचा नहीं, तो इसका मतलब A के नीचे P कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। और उसने हमने कंडीशंस के थ्रू जान भी लिया था कि P इसी में आना है, देखो P यहीं पे लिखा हुआ, इसीलिए हमने नोट कर लिया, क्योंकि सब कुछ याद तो रहता नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे सब कुछ लिखते जा रहा हूँ। देखो P कहां पे आएगा, इसका मतलब फ्लैट 1 में ऑलरेडी बना हुआ था P, यानी A के नीचे P यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब W के ऊपर C आना, तो W के ऊपर कौन आ गया, W के ऊपर C आ गया, काम खत्म, ये हमारी बन गई पजल सॉल्व, ठीक है, बन गई। अब इस तरह की पजल जो है आपकी पूछता नहीं है, मतलब पूछेगा भी तो थोड़ा सा और लो कर सकता है, ये बहुत टफ नहीं थी, ठीक है, टफ बिल्कुल मैंने मीडियम मैंने ही क्रिएट करी है, तो बिल्कुल मैंने ऐसे बनाई कि एसएससी से थोड़ा सा ऊपर और बैंकिंग एसएससी के थोड़े बीच में, ठीक है। आई होप ये टाइप आपका कवर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा कि सॉल्व कैसे करना होता है, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। तो ईयर बेस्ड पजल हमने करी, और फिर हमने करी आपकी फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल, समझ आ गया। आगे बढ़े, अब ये देखो कैसे करने होते हैं सवाल, ठीक है। क्या कह रहा है, 7 लोग हैं, ये
जो कि एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ का जो टिपिकल सीटिंग अरेंजमेंट आता है, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, सारे नॉर्थ की तरफ इस तरह से देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। कह रहा ओनली 3 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में 3 केवल लोग बैठते, तो सीधे बना दो, डी के लेफ्ट में 1 2 3 लोग बैठते हैं, ठीक है। डी यहाँ रख दो, डी के लेफ्ट में, देखो बोला ना उसने क्या, ओनली 3 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब ये लिखने की जरूरत नहीं, जो चीजें सीधे रख सकते हो रख दो। तो ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में 2 लोग बैठते हैं। अब दिक्कत क्या हो गई कि डी के यहाँ पे भी ए आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, तो एक कंडीशन और ले लो ना, तो हो सकता है डी से 2 छोड़कर ए इधर आ जाए, अदरवाइज डी से 2 छोड़कर ए यहाँ भी आ सकता है, तो हमने एक कंडीशन और ले ली, ठीक है। क्या कह रहा है, बी सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ सी। अब ये लिख लो, क्या कह रहा है, बी जो है फिफ्थ टू द राइट ऑफ सी, ध्यान से पढ़िएगा, है ना, सी के 5वां राइट में बैठता है बी, है ना। बी सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ सी, बी जो है बी सी के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। अगर आपको ऐसे सही लगता है तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं, बी सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ सी, यानी 4 लोग बीच में आएंगे और 5वें पर राइट पे हो गया, ठीक है। जी सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, जी बैठा है, ठीक है। जी सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ जी, ठीक है, राइट ऑफ ई, ठीक है। एंड बोथ सिट समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ ए, और याद रखना ये दोनों ही कहीं ना कहीं ए के लेफ्ट में बैठे हुए हैं। अगर ए के लेफ्ट में बैठे, जैसे उसने ये लाइन बोली, आपकी ये वाली कंडीशन कट गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए के लेफ्ट में जगह ही नहीं बची थी, ज्यादा कहाँ इंसान, इसका मतलब यहीं पे आ पाएंगे, क्योंकि यहीं पे ए के लेफ्ट में जगह बाकी है, ठीक है। तेरा हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट, अब आपको अब देखो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, उसने पूछा हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट, आपको एक्सट्रीम राइट में कौन बैठा है, ए बैठा है, बात खत्म। आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, लेकिन अगर सॉल्व करना ही होता तो हम पूरा सॉल्व कर देंगे। देखो अब आपको पता सी से 4 छोड़कर बी है, तो सी को फिर यही लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि और जगह ही नहीं बाकी, 1 2 3 4, तभी बी यहाँ पे आ पाएगा। अब सी को अगर यहाँ ले लेते तो बी यहाँ पे आता, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ए बैठा हुआ है ना, और उसके आगे ले नहीं पाते, लाइन के बाहर थोड़ी चला जाएगा। अच्छा, अब ई के राइट में जी है और ए के लेफ्ट में ही थे, जाहिर सी बात है, और तो कहीं जगह बची नहीं इसके अलावा, तो ई के राइट में जी तक जी आ गया। अब आपका कौन बचा, एफ बचा, एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये आपकी पूरी पजल बन गई। हालांकि पूरा करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने सवाल ही ऐसा पूछा, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट, कौन था, ए, तो ऑलरेडी हमने लगा दिया वो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल होता है आगे बात। अब वो यहाँ क्या कह रहा है, अभी देखो यहाँ पे बता दिया था कि 7 लोग हैं, यहाँ पे बताया ही नहीं कि कितने लोग हैं। कह रहा अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, कुछ व्यक्ति, अब कितने व्यक्ति बताया नहीं, ठीक है, तो इस तरह का भी आता है। तो अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, तो हमें पता ही नहीं कितने लोग हैं, तो हम लाइन खींचेंगे ही नहीं, तो पता ही नहीं कितने लोग हैं, और सारे नॉर्थ में देख रहे हैं। टी सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ यू, टी क्या करता है, इमीडिएट राइट बैठता है यू के, टी सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ यू, ठीक है, इमीडिएटली टू द राइट ऑफ यू। वाई सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ यू, वाई क्या करता है, यू के, वाई यू के, जो ध्यान देखिएगा, वाई यू के 5th लेफ्ट में बैठता है। वाई सिट्स 5th टू द लेफ्ट ऑफ यू, यानी 4 बंदे बीच में रहेंगे, ठीक। Z इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ टी एंड पी, है ना, दोनों टी और पी का नेबर कौन है, Z। इसका मतलब ऐसा कैसे हो पाएगा, यानी जब Z बीच में आएगा तभी टी और पी का नेबर हो पाएगा, है ना, क्या समझ पा रहा हो, कोई चीज बीच में है तभी दो लोगों का नेबर हो पाएगा, तभी तो कॉमन चीज शेयर करेगा वो। उसने बोला है Z इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ टी एंड पी, इसका मतलब टी और पी के बीच में आएगा Z, ठीक है। V सिट्स 5th टू द लेफ्ट ऑफ टी, क्या कह रहा है, V जो है 5th टू द लेफ्ट ऑफ टी बैठता है, V सिट्स 5th टू द लेफ्ट ऑफ टी, ठीक है, समझ गया भैया। V सिट्स 5th टू द लेफ्ट ऑफ टी, तो 4 बंदे बीच में आ गए। O सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड, O कहां बैठता है, O बैठता है एंड में, तो इस तरह से लिख दिया, O बैठता है एंड में, ठीक। एंड देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन O एंड Y, और O और Y के बीच में सिर्फ एक इंसान बैठता है, इस तरह से लिख दिया, O और Y के बीच, देखो O एंड पे बैठता है और O और Y के बीच में। अब ये नीचे लाइन नहीं खींचनी होती, मतलब बताने के लिए खींची मैंने, O एंड पे बैठता है और O और Y के बीच में एक इंसान है, ठीक है। इफ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन द रो, अब अगर कोई भी नहीं बैठा रो में, तो बताओ टोटल कितने लोग बैठे हैं। अब उसने पूछ दिया कितने लोग बैठे हैं बताओ, ये पूछा हुआ है उसने, कैसे सॉल्व करेंगे, कहीं से भी उठा सकते हैं, वहां से उठाओ जहां से आप ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे यू के जस्ट राइट में टी था, देखो यू से जस्ट राइट में टी था, और यू से 4 लेफ्ट में वाई है, 1 2 3 4 लेफ्ट में कौन है, वाई है, ठीक है।
राइट, यस। अब टी के 4 लेफ्ट में वी था, तो 1 2 3 4 लेफ्ट में वी यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमने कौन सी कर ली, ये तो हमने कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता टी जेड पी इस तरह से आपको बनाना। अब जेड यहां तो रख नहीं पाओगे क्योंकि यहां पे सीधे यू है, इसका मतलब जेड और पी आपको यहीं पे रखने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि आपको पता था जेड नेबर था, बीच में आएगा टी और पी के जेड। और अब बीच में आना कई तरीके से हो सकता है, जैसे ये भी हो सकता है क्या कि मान लो यू है यहाँ पे और 2 बंदे यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से करके इसका मतलब टी देखो बीच में है कि नहीं। मैं एक बात बता रहा हूं मैं कि एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, लेकिन उसने बोला था कि जो z है ना, z वो इमीडिएट नेबर है टी और पी का, तो एकदम सट के बैठे होंगे। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी u बैठा था, तो यहाँ पे z ले नहीं पाते, इसका z यहाँ पे लेना पड़ेगा, फिर p हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो क्या कह रहा है, y से एक छोड़कर o है और o एक एंड पे बैठा हुआ है। अब y से एक छोड़कर o हमने अगर यहां पे ले लिया, लेकिन ये तो एंड है नहीं, इसका मतलब है ना, ये तो बीच में आ गया, इसका मतलब y से एक छोड़कर o हमें यहां पे लेगा और o यहां पे फिर एंड पे हो गया। ठीक है, हमने ये दोनों कंडीशंस भी कर ली, इसका मतलब क्या है, ये पूरा हमारा बन के रेडी हो गया। अब उसने पूछा कितने लोग बने, बताओ कितने लोग बने, तो गिन लो, एक सीट्स गिननी है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग टोटल बने यहाँ पर। ठीक है, यानी 11 लोग इस पे जो है बैठे हुए हैं। ठीक है, सबके नाम नहीं बताए इन्होंने, नाम इन्होंने कुछ के ही बताया, लेकिन 11 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। समझिए, जितनी सीट्स है उतने बंदे हैं। बात समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूँ। इफ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन द रो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल सीटेड, है ना। अब बाकियों के नाम नहीं पता है इन्होंने, बट यानी अल्टीमेटली जानना चाह रहे थे कितने स्पेसेस खाली बनेंगे। जैसे यहाँ पे इसमें था कि बता दिया 7 लोग बैठे हुए, तो आपने आसानी से बना दिया। यहाँ पे इस तरह की पजल में क्या होता है कि आपको फिर इस तरह से बनाना होता है। ठीक है, फिर आपको बताना पड़ेगा कि अच्छा इस तरह से बनाया, फिर हमने देखा 11 लोग बैठे हुए। यानी दिमाग को बस बहुत तेज नहीं चलाना, बस सतर्क रखना है। ठीक है, अब ये सीटिंग अरेंजमेंट देखो, जहाँ पे नॉर्थ भी फेस कर रहे हैं और साउथ भी फेस कर रहे हैं। क्या कह रहा है, कह रहा 7 पर्सन्स हैं, एक रो में बैठे हुए हैं, जहां पे 3 लोग नॉर्थ देख रहे हैं, बाकी के लोग साउथ देख रहे हैं। बाकी के लोग कितने बचे, 4। 3 लोग नॉर्थ देख रहे हैं, बाकी के बचे 4 देख रहे हैं साउथ। कह रहा है सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल। सी क्या करता है, थर्ड लेफ्ट में बैठता है एल के। ध्यान से देखना, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल। ठीक है, एल हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, एल बैठता है एक एक्सट्रीम एंड पे। 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड पी। अब सी और पी के बीच में 2 पर्सन है, लेकिन भैया दो के बाद तो एल है, इसका मतलब 2 के बाद पी फिर इस तरफ आएगा दूसरी तरफ। ठीक है, वाई सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ए। वाई क्या करता है, इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है ए के। ठीक है, ए हु फेसेस नॉर्थ, कह रहा भैया ए नॉर्थ की तरफ देखता है, तो मैं सीधे ऊपर की तरफ लगा देता हूं कि ए नॉर्थ की तरफ देखता है। ठीक है, Z सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ A। अब Z थर्ड राइट में फिर ऐसे ही बैठेगा, क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि अब A तो ऊपर की तरफ देख ही रहा है, नॉर्थ की तरफ देख ही रहा, तो अब इस तरह से हम बैठा सकते हैं। ठीक है, Z सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ A। ठीक है, R सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y। R सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y। आर जो है वाई के थर्ड लेफ्ट में बैठता है। ये बाद में हम अरेंज करें कौन नॉर्थ साउथ कैसे कर रहा है, अभी बस लिखते जाओ। आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई। पी डज नॉट फेस साउथ, अगर पी साउथ नहीं फेस करता है तो पी किधर फेस करेगा, फिर नॉर्थ फेस करेगा, जाहिर सी बात है। आर फेसेस द सेम डायरेक्शन एज ए। अब ए तो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा था, इसका मतलब आर भी नॉर्थ की तरफ फेस करेगा। उसने बोला ना आर फेसेस सेम डायरेक्शन एज ए, आर और ए सेम डायरेक्शन में देखते हैं, तो अगर ए नॉर्थ देख रहा है तो आर भी नॉर्थ देखेगा। तीनों नॉर्थ में पता चल गए, पी नॉर्थ देख रहा है, ए नॉर्थ देख रहा है, आर नॉर्थ देख रहा है। बाकी जितने बच्चे फिर चारों कहाँ देखेंगे, साउथ देखेंगे, काम खत्म हो गया। यानी एल फिर कहाँ देखेगा, साउथ में देखेगा। अब अगर एल साउथ में देख रहा है तो एल के लेफ्ट में सी हमने लिया, तो फिर एल कैसे होगा, इधर लास्ट में यहाँ पे होगा इस तरह से, क्योंकि एल के लेफ्ट में सी फिर इस तरफ से लिखना पड़ेगा ना आपको, 1 2 छोड़ के सी ऐसे आएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, क्योंकि एल देख रहा है साउथ। अब ये बैंक के प्रीलिम्स की पजल है, बैंक के प्रीलिम्स लेवल की। ठीक है, अब एल कैसे देख रहा है, एल हमें बाद में पता चलेगा कि साउथ, भाई 3 ही लोग नॉर्थ देख रहे हैं, तो बाकी जो बचे वो साउथ देखेंगे, तो जाहिर सी बात है एल एंड पे बैठा हुआ है, साउथ देख रहा है, पता चल गया। अब 2 छोड़ के लेफ्ट इस तरफ जाएगा, हमने नोट तो इस तरह कर लिया था क्योंकि हमको पता ही नहीं था एल किधर देख रहा है, अब तो पता है ना भैया। हाँ, अब सी से 2 छोड़ के फिर बाद में पी आ गया था, यानी सारा अरेंजमेंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है,
अब देखो, अब ए तो राइट देख रहा है, हमें पता है ए के दो छोड़कर जेड है और लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में वाई है, तो अब ए और वाई को यहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि और कहाँ लिखोगे भाई, दो छोड़ के हमें जेड भी तो लिखना है, एक दो छोड़ के जेड भी तो लिखना है, क्योंकि हमको पता था कि ए कहाँ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है। अब वाई से दो छोड़ के लेफ्ट में आर लिखोगे कैसे? अब वाई तो जाहिर सी बात है साउथ ही देख रहा है, क्योंकि भैया ए पी और आर ही नॉर्थ देख रहे हैं, केवल ए पी और जब आर आएगा तो वही नॉर्थ देख रहे हैं, बाकी सब साउथ देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वाई यहीं पे यहाँ पे आया और वाई साउथ देख रहा है, वाई के लेफ्ट में इधर, फिर वाई का लेफ्ट किधर होगा? इस तरफ होगा। एक दो छोड़ के आर यहाँ पे आ जाएगा, और आर कहाँ देख रहा है? नॉर्थ देख रहा है। बस तो जो बचे वो साउथ देख रहे हैं, तो सी जेड ये सब कहाँ देख रहा है? साउथ देख रहे हैं। ये आपके पास ये सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो गया। अब जो क्वेश्चन पूछेगा वो आप आंसर कर दोगे यहाँ से। मेन होता है सॉल्व करना, समझ गए? फिर अब ये 6 लड़के हैं, ये सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं जो कि सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं ज़्यादा ज्ञान आपको नहीं दूंगा अपना पजल का, बहुत तरीके होते हैं सॉल्व करने के। एक मेथड होता है जहाँ पे हम सर्कल को खोल देते हैं, पर हम यहाँ पे सीधे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। 6 लोग हैं, सर्कल में बैठे हुए हैं, और ठीक है, और सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, और ये सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। सेंटर की तरफ फेस करा दो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। जरूरी नहीं कि, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है सेम ऑर्डर, मतलब ऐसा नहीं कि ए बी सी डी एफ ऐसे लगातार बैठ गए, ये मतलब इनके करें, इग्नोर करो उस लाइन को। क्या 2 बॉयज सिट बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में 2 बॉयज हैं, ठीक है। When counted either from right और लेफ्ट ऑफ बी, चाहे भैया राइट से गिन लो बी के, चाहे लेफ्ट से गिन लो, मतलब रिजिड है इस पे बिल्कुल ये, ठीक है। 2 ही बंदे बी और एफ के बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है। ऐसा कब, इसका मतलब बी और एफ कैसे देख रहे हैं? आमने सामने देख रहे हैं। आप सीधे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? जब 6 लोगों का अरेंजमेंट होगा और बीच में 2 बंदे हैं, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं एक दूसरे को। पता फेस कब कर रहे हैं? अगर इनसाइड, ऐसा समझो, अगर इनसाइड देख रहे हैं तो फिर वो फेस कर रहे होंगे। समझ मैं क्या कर रहा हूँ? अगर 8 लोगों का अरेंजमेंट है और 3 लोग बीच में आ रहे हैं और अंदर देख रहे हैं, इसका मतलब वो फेस कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है बाहर देख रहे होंगे तो फेस वही कर रहे होंगे, है। तो तब आप बोल सकते हो कि आमने सामने है, ठीक है। इसका मतलब बी और एफ को कहीं भी रख सकते हो, बी 2 छोड़ के एफ, ठीक है, क्योंकि किसी भी साइड से भी, चाहे लेफ्ट से गिनोगे राइट से गिनोगे, 2 ही बंदे बीच में, ठीक है। 1 बॉय सिट्स बिटवीन ए एंड बी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ए और बी के बीच में एक बंदा है, लेकिन राइट ऑफ ए से काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। ए और बी के ना, 1 बॉय सिट्स बिटवीन ए एंड बी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ए, ठीक है। ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, अब ई क्या है? ए के सेकंड लेफ्ट में बैठता है, तो इधर ही आ जाएगा, क्योंकि इस राइट में तो बी हो गया, तो सेकंड में फिर कौन आएगा? सेकंड लेफ्ट में ई, तो इधर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या कह रहा है? डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी कहाँ बैठता है? सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो एक बंदा बीच में बैठा दो, इधर आ गया, बस। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट, इज आर नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही इसमें से नहीं है, ठीक है। हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, बस सॉल्व करो, कुछ है ही नहीं भाई इसमें पजल में। सिटिंग अरेंजमेंट जो भी, मैं इकट्ठे पजल ही बोलता हूँ, ठीक। अब पता है ए से एक राइट में था, इसका मतलब ए इधर आ जाएगा, ठीक है। अब एक लेफ्ट में ई था, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और सी से एक छोड़ कर डी, तो सी फिर आपका पता यहीं पे आ पाएगा, और डी यहाँ पे आ जाएगा, बस इतनी सा था। क्या कह रहा है? कह रहे इसमें से कौन सही नहीं है? कह रहे ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, क्या ए डी का इमीडिएट नेबर है? तो ए डी का इमीडिएट नेबर है, जाहिर सी बात, इसका मतलब ये तो सही है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछा है कौन सा सही नहीं है। सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, क्या सी एफ का इमीडिएट नेबर है? तो आप देखोगे नहीं है, क्योंकि सी यहाँ पे और एफ यहाँ पे, तो इमीडिएट नेबर तो नहीं। सी के इमीडिएट नेबर बी और ई है, एफ तो यहाँ पे बैठा है, तो ये गलत हो गया, इसका मतलब ये सही हो गया। ये गलत है, उन्होंने पूछा ही यही कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकंड, यानी ओनली 2। बात समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? आसान था, आगे बढ़े। अब ये सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ये 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं जो कि सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। 7 लोग बैठा दो भैया पहले, ये सर्कल हो गया 1 2। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका और होता है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा वरना फिर परेशान आप हो जाओगे। क्या होता है? सर्कल खोल देते हैं सर्कल को, वो तरीका होता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, मैं बहुत बचा रहा हूँ अपने आप को कि ज़्यादा ज्ञान इसमें ना डालूं, जितना हमें ज़रूरत है उतना देखें और आगे बढ़ जाए, ठीक है। ठीक है, क्या करें? अब वो कब लगाना होता है, वो तब लगाओगे जब इवन नंबर दिए। चलो छोड़ा, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, आगे बढ़े। हाँ ठीक है, क्या करें? 7 लोग हैं सर्कल में बैठे हुए हैं और
सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 सारे सेंटर की तरफ फेस करें, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कह रहा है Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ R एंड P। बोथ R और P का Q इमीडिएट नेबर कब हो पाएगा, जब उनके बीच में आएगा। ठीक, M सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। M क्या कहां बैठता है, सेकंड टू द लेफ्ट और लेफ्ट ऑफ R बैठता है। M सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। ठीक है, O सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M। अब O कहां बैठता है, सेकंड लेफ्ट में बैठता है M के, यानी R के सेकंड लेफ्ट में M और M के सेकंड लेफ्ट में बैठता है O, है ना। M सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R और O सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M। ठीक, S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ O। भैया S इमीडिएट नेबर नहीं है O का, तो कैसे लिखोगे, S इमीडिएट नेबर नहीं है O का, S नहीं आएगा उसके अगल बगल। ठीक है, अच्छा अब आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, हम बाद में देखेंगे, पहले इसका अरेंजमेंट कर दें। ठीक है, लगा दो इसको। तो भाई कहीं से भी उठा लो, R के एक लेफ्ट में छोड़कर M है, फिर M से एक लेफ्ट में कौन है, O है, एक छोड़कर फिर O है, ऐसा हमने लिखा था। हाँ, हमने देखा था R Q P ये तीनों एक साथ आएंगे। अब इस तरफ तो ले नहीं पाओगे क्योंकि ऑलरेडी M बैठा हुआ है, तो R Q P फिर इधर ही लेना पड़ेगा, R Q P। ठीक है, अब O के साथ S नहीं आना, तो S यहां तो आ नहीं पाएगा, इसका मतलब S यहीं पे आएगा, और फिर बचा कौन हमारे पास, बताओ, O P Q R S M N बचा, तो N आ जाएगा यहाँ पे। बस हो गई, इतना सा था ये सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी पर्सन्स विल रिमेन इन द सेम पोजीशन इफ ऑल द पर्सन्स आर रीअरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम M। जब बैंकिंग का पजल आती है ना, तो वहां पे ये एक क्वेश्चन आता है 5 में से, होता है कहीं कहीं मिल जाएगा आपको सीटिंग अरेंजमेंट अक्सर करके। ठीक है, फेवरेट है उनका। समझ गए क्या कह रहे हैं, तो हाउ मेनी पर्सन्स विल रिमेन इन द सेम पोजीशन, कितने लोग सेम पोजीशन पर रहेंगे अगर इन सबको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाएं, और इसकी शुरुआत हम M से कर रहे होंगे। M से क्या मतलब है इसका, मैं समझाता हूं। जैसे M से शुरुआत करें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे होता है, MNOPQRST इस तरह से रहता है। तो कह रहे कितने सेम स्थान पर रहेंगे, इनका स्थान चेंज नहीं होगा। तो आप देखो MNOPQRS यानी सातों के सातों सेम स्थान पर रहेंगे, स्थान चेंज नहीं होगा। इसका ऑप्शन क्या, ऑप्शन दिया है, हाँ ये हो जाएगा क्या, 7 के 7 क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम M। अगर हम M से ही शुरुआत कर रहे हैं तो सातों के सातों क्या रहेंगे, उसी उसमें रहेंगे। बात समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अगर M से शुरुआत कर रहे हैं तो सारे उसी में रहेंगे, तो क्योंकि ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, MNOPQRS वही ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। ठीक है, बात समझ आ गई। बाकी ये पजल कैसे सॉल्व, सीटिंग अरेंजमेंट कैसे करते हैं वो तो समझ आएगा क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब ये सवाल देखो क्या कह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। अब ये 7 लोग हैं, है ना, सर्कुलर टेबल में बैठे हुए, और लेकिन सेंटर से दूर देख रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन बाहर बाहर की तरफ देख रहे हैं, अवे 2 3 4 5 6 7। ठीक है, Only 3 people sit between D and F when counted from the right of D। D के राइट से देखोगे तो केवल 3 लोग बैठे हुए हैं D और F के बीच में। ठीक है, Only 3 people sit between D and F when counted from the right of D। ठीक है, फिर E and G are immediate neighbors of A। अब A के immediate neighbor E और G कब होंगे, जब ये तीनों एक साथ आएंगे, इस तरह से A बीच में आएगा। ठीक है, तभी हो पाएगा ऐसा। यस, B सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ C। B क्या है, C के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। ठीक है, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन B एंड G। B और G के बीच में केवल एक बंदा बैठता है व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ G। ऐसा कब होता है, जब हम राइट ऑफ G से देखें, यानी G के राइट से अगर हम देखें तो केवल G और B के बीच में एक इंसान बैठता है। ठीक है, फिर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू B। E की स्थिति क्या है B के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सॉल्व कर दो, जहां से मन उठा लो, वहां से उठाना जहां पे आपको ज्यादा क्लू मिल पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे यहां पे देखें G C से G, यहां पे देखो G से एक राइट में B है, तो मैं G को यहां ले लेता हूं, कहीं भी ले लो, मैं G को मान लो यहां ले लेता हूं, यहां ले लिया। अब G से एक छोड़कर राइट में B आ गया। ठीक है, क्योंकि राइट में कहा था उसने। हाँ, अब G A E ये तीनों एक साथ आएंगे, तो आपको पता है इस तरफ तो ले नहीं पाएंगे, तो इधर ही लेना पड़ेगा G A E। ठीक है, अच्छा अब आपको पता C के इमीडिएट लेफ्ट में B था, तो C यहाँ पे आज C के इमीडिएट लेफ्ट में B हो गया।
अब डी के 3 छोड़कर राइट में एफ है, तो अगर मैं डी को यहां लेता हूं तो 1 2 3 छोड़कर राइट में एफ नहीं रख पाओगे, तो यहां तो ले नहीं पाओगे। इसका मतलब डी के लिए एक स्थान बचा, वो है ये, क्योंकि 1 2 3 छोड़कर राइट में एफ यहां पे आ जाएगा, यानी ये सॉल्व हो गया आपका। आप जो पूछे बता दो। कह रहा है ई की पोजीशन क्या है बी के रेस्पेक्ट में, तो ई की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में क्या है, या तो थर्ड टू द राइट होगा या फोर्थ टू द लेफ्ट होगा, क्योंकि भैया समझ गए 3 जन बीच में है। अगर लेफ्ट में देखें तो बी और ई के बीच में 3 लोग आ रहे हैं, तो फोर्थ टू द लेफ्ट, या फिर इधर से देखें राइट में तो 1 और 2 लोग आ रहे हैं, यानी थर्ड टू द राइट। फोर्थ टू द लेफ्ट तो है नहीं, लेकिन थर्ड टू द राइट जरूर मिल गया आपको, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। समझ आ गया, आगे बढ़े। अब ये देखो क्या कह रही है पजल, क्या कह रही है सीटिंग अरेंजमेंट। कह रहा है 8 लोग हैं सर्कुलर टेबल में बैठे हुए, 4 सेंटर की तरफ देख रहे हैं और 4 बाहर देख रहे हैं। अब ये बैंकिंग के प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, समझ गए। ऐसे लिखोगे 4 इनसाइड 4 आउटसाइड, बना लो। हाँ, पहले और पढ़ लेते हैं। आगे क्या करें, नो 2 एडजेसेंट पर्सन्स फेस द सेम डायरेक्शन, यानी 2 लोग जो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं वो एक साथ नहीं बैठते हैं। समझ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अगर एक बाहर देखेगा तो फिर एक अंदर देखेगा, एक बाहर फिर अंदर, बाहर तो फिर अंदर, बाहर तो फिर अंदर। कोई भी 2 लोग जो एक साथ एक ही दिशा में देख रहे हैं साथ में नहीं बैठते हैं, इसका मतलब ऐसा अरेंजमेंट रहेगा। समझ गए। अब आगे लिखना शुरू करो। एन सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, भैया एन कहां बैठता है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी बैठता है। एन सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। 2 persons सिट बिटवीन एन एंड पी, एन और पी के बीच में भैया 2 लोग बैठते हैं, एन और पी के बीच में 2 लोग आ गए, है ना। 2 persons सिट बिटवीन एन एंड पी। वाई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी, वाई कहां बैठता है, सेकंड टू द राइट ऑफ पी बैठता है। वाई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी। पी सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ जी, पी क्या है, इमीडिएट राइट में बैठता है जी के, ना समझ गए। पी कहां बैठता है, पी सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ जी, ठीक है। जी हु फेसेस एन, ध्यान से पढ़ो, यहां देखो जी क्या करे, जी फेस करता है एन को। मैंने अभी पीछे आपको बताया भी था, जब भी 2 लोग फेस करें 8 लोगों का अरेंजमेंट हो, इसका मतलब उनके बीच में 3 लोगों का अंतर आता है ना। वरना आप जहां भी बनो वहां रख लो, जहां देखो मतलब जी और एन को मैं यहां रख लूंगा, चाहे आप यहां भी रख लेते जी और एन को, तभी देखो 3 लोगों का ही अंतर आता, ठीक है। तो मैं यहां पे रख लेता हूं, कहीं भी रख लो, जहां फेस करने मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, या फिर एटलीस्ट ये देखो क्या, जी फेसेस एन, जी एन की तरफ फेस कर रहे हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या कि कोई भी 2 लोग एक साथ बैठे नहीं, तो अरेंजमेंट ऐसा आ रहा है कि अगर जी फेस कर रहा है तो एन ऑटोमेटिकली फेस कर रहा है। हालांकि कहना क्या चाह रहा था कि जी फेस कर रहा है एन की तरफ, बात समझ गया, जी फेसेस एन। तो हम इतना समझ गए 3 लोग बीच में रहेंगे। अगर नहीं भी ये बात आपको पता थी कि 3 लोग बीच में रहेंगे कि नहीं, तो आप कहीं भी रख लो, जी अगर फेस कर रहा है इनको, कहीं एक जगह रखोगे जी को मैंने यहाँ पे जी को रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे और तो कहीं रख नहीं पाओगे, वरना फेस कैसे करेगा, सीधे सीधे फेस करेगा ना, अपोजिट बैठाओगे ना, तो इनको यहीं बैठाना पड़ेगा, ठीक है। एफ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ के, एफ कहां बैठता है, सेकंड टू द राइट ऑफ के बैठता है। मैंने एक बैंकिंग का पजल जरूर ले लिया ताकि सीटिंग अरेंजमेंट बोल दो, ताकि आपको थोड़ा सा वो ब्रेन आउट खुल जाए, ठीक है। तो ताकि अगर लेवल अप करते हैं तो आप कर लो। एफ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ के, आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, आर जो है भैया थर्ड लेफ्ट में बैठता है वाई के। आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, ठीक है। बन के रेडी हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो। अब जी के इमीडिएट राइट में पी था, तो जी के इमीडिएट राइट में पी आ गया। पी से एक छोड़कर राइट में वाई था, पी का राइट इस तरफ तो होगा नहीं, क्योंकि नीचे की तरफ देख रहे, राइट देखो इधर होगा। अब घूमने की जरूरत नहीं है, सीधे समझो, जब नीचे की तरफ देख ले बंदा तो उल्टा कर दो बस। तो पी से एक छोड़कर राइट में वाई यहां पे आ जाएगा, ठीक। अब पी से 2 छोड़कर एन था, ठीक, तो हम रख ही दिया हमने, हाँ। अच्छा, अब डी से लेफ्ट में एन है, तो डी फिर कहां आएगा, यहां आएगा, क्योंकि डी का लेफ्ट किधर होगा, उधर होगा, है ना। डी के एक लेफ्ट में एन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो कौन सा बचा आपका, जी फेसेस एन, ये हमने कर ही लिया था, जी के बीच ठीक कर लिया, ठीक है। अब के से एक छोड़कर एफ आएगा, के से एक छोड़कर राइट में एफ आएगा, तो यहां तो ले नहीं पाओगे राइट में, क्योंकि पी है यहाँ पे एक छोड़कर, तो के फिर आपको कहां लेना पड़ेगा, यहाँ, क्योंकि के से फिर एक छोड़कर राइट में एफ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब y से 2 छोड़कर लेफ्ट में r था, तो y से 2 छोड़कर, है ना, लेफ्ट में कौन था, r, भाई समझ गया। y के लेफ्ट में 2 छोड़कर r कहां पे आ गया, यहां पे आ गया, और r बचा भी था, ठीक है। ये आपकी पूरी जो है सीटिंग अरेंजमेंट या पजल बन गई।
बात समझ आ गई। तो इस तरह से ये बैंकिंग का प्रीलिम्स लेवल है। अब इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस होते हैं वहां पे, तो अगर भविष्य में इस तरह से देता है तो आप कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये देखो क्या है सवाल, कह रहा है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं जो कि स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हैं, है ना, समझ गए। तो सर स्क्वायर टेबल को कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल सर्कल के तरीके। ठीक है, फेसिंग द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। सम आर सीटेड एट द कॉर्नर्स व्हाइल अदर्स आर सीटेड एट द सेंटर ऑफ द साइड्स। स्क्वायर बना लेता हूं पहले। अब कुछ कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, कुछ साइड पे बैठे हुए हैं। कह रहे GIHJ जो है वो कॉर्नर पे नहीं बैठे हुए हैं। तो GHIJ कॉर्नर पे नहीं बैठे हैं तो कहां बैठेंगे, बीच में बैठेंगे अगर कॉर्नर पे नहीं बैठे। एक बात बताओ, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग थे। ठीक है, अब 8 लोग हैं तो अब कभी कभी क्या कर देता है, 2 2 लोग भी बिठा देता है। जब और उसमें जाओगे तो हाई लेवल पे बैंकिंग में तो उसमें 2 2 लोग भी बिठा देता है। तो यहाँ पे सीधे से बता दे रहा है, उसने बता दिया कि GHIJ कॉर्नर पे नहीं बैठे हैं, तो बाकी के 4 लोग कॉर्नर बैठे होंगे ना, 1 2 3 4, और GHIJ कहाँ, बीच में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा सारे सेंटर की तरफ फेस कर दो, सबका फेस सेंटर की तरफ कर दो, सबका फेस किधर हो गया, सेंटर की तरफ हो गया, सबका फेस किधर हो गया, सेंटर की तरफ हो गया। समझ आ गया। ठीक है, फिर अब बाकी सब से भाई सर्कल की तरह ही होता है। G सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ K, G कहां बैठता है, इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है K के, हाँ? समझ गए। G सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ K एंड इमीडिएटली राइट ऑफ L, और L के इमीडिएट राइट में बैठता है। G क्या करता है, K के इमीडिएट लेफ्ट में है और इमीडिएट राइट में है L के, एंड इमीडिएटली राइट ऑफ L। ठीक है, I सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ K, I कहां बैठता है, इमीडिएट राइट बैठता है K के, तो ऐसे लिख दो है ना, I कहां बैठता है, इमीडिएट राइट बैठता है K के। I sits immediately right of K, F sits immediately right of I। अच्छा F कहां बैठता है, इमीडिएट राइट की, तो देखो एक लाइन से बनती जा रही। F कहां बैठता है, F sits immediately right of I and immediately left of H। ठीक है, तो F sits immediately right of I, F जो है immediate right of I भी बैठता है, and immediately left of H, और immediate left बैठता है किसके, H के। ठीक है, J sits immediately right of M। ठीक है, J जो है इमीडिएट राइट में बैठता है किसके, M के, एंड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ L, और इमीडिएट लेफ्ट बैठता है L के। तो एक लाइन ही बन गई, देखो L J M इधर आ गए है ना, यहाँ पे देखो सेम चीज उठा के यहाँ रख दो, J यहाँ पे आ गए, M यहाँ पे आ गए, क्योंकि ये इसकी इमीडिएट लेफ्ट में, ये इसकी इमीडिएट राइट में। ठीक है, बस अब उठा के रख दो, मतलब एक ऑर्डर से आपको दिखाई पड़ रहा होगा सीधा सीधा। ठीक है, अब आपको पता है GHIJ ये जो है कॉर्नर पे नहीं आएंगे। अब GHIJ अगर कॉर्नर पे नहीं आएंगे तो GHIJ फिर कहाँ आए होंगे, आपके मिड में आएंगे। तो मैं G से शुरुआत कर लेता हूँ। ठीक है, या समझ गए आप मैं क्या कर रहा हूं, या फिर G से शुरुआत करो भाई, समझ GHIJ कॉर्नर पे नहीं आए थे तो GHIJ मिड में बैठे होंगे। मैं चलो इसका मतलब J मिड में बैठा होगा तो J से शुरुआत कर लो। अब J किसके लेफ्ट में, L के लेफ्ट में, L किसके लेफ्ट, L के राइट में कौन था, G था। एक ऑर्डर देखो, ऑर्डर बना, सीधे से ऑर्डर बना दो। फिर देखो उसके उधर K था, फिर I था, फिर आपका F था, और यहाँ पे था H। ठीक, अब जो एक इंसान रह गया, कौन रह गया, M के राइट में था J, तो M के राइट में J हो गया। ठीक है, तो पूरा ऑर्डर आपका इस तरह से बन के आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल टफ नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है, बस ध्यान से पढ़ोगे तो सब सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, ठीक है। अब ये देखो सिटी का अरेंजमेंट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अनुज है, बाला है, चरणजीत। आपको इनिशियल लेटर लेना है केवल। ठीक है, अनुज, बाला, ये सब इतने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं जो कि स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। 4 कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, बाकी के 4 मिडिल साइड में बैठे हुए हैं। तो ये रहा आपका स्क्वायर। ठीक है, 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, बता दिया इन्होंने, 4 बीच में बैठे हैं और 4 बैठे हैं कॉर्नर पे। ठीक है, और चारों के चारों कहाँ फेस कर रहे हैं, आपके इनसाइड फेस कर रहे हैं। अभी मैं बता ही चुका हूं तो आपको ये सवाल खुद ही लगाना चाहिए, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कह रहे एंड्रयू जो कि सिट्स एट द सेंटर ऑफ अ साइड सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ गर्वित। एंड्रयू कह रहे हैं यहाँ पे बैठता है, साइड के बीच में बैठता है, 4th टू द लेफ्ट ऑफ गर्वित। अब लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधे यही लिख दो, है ना भैया, बोल दिया इन्होंने। जो एंड्रयू है वो साइड के बीच में बैठता है और 4th टू द लेफ्ट है, तो 1 2 3 छोड़ के गर्वित कहाँ पे आ जाए, गर्वित यहीं पे आ जाएगा, गर्वित के लेफ्ट में आ गई है। ठीक है, अब ये तो सीधे ही लिख दो ना, मैंने आप बताया भी था कि जब 8 लोगों का अरेंजमेंट होता है इस तरह से तो वो आमने सामने भी आ जाते हैं, पता ही आपको 3-3 का अंतर रहेगा, है ना। उन्होंने बोला भी है सीधे सीधे क्या, कि जो एंड्रयू है, जो ई है वो
बीच में बैठता है, ठीक, तो हमने बीच में बैठा दिया। और ये फोर्स टू द लेफ्ट है गर्वित की, यानी 3 बंदे रहेंगे गर्वित और एंड्रयू के बीच में। सीधे सीधे लिख दो, लिखा, हमें नोटेशन लिखने की जरूरत ही नहीं। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन गर्वित एंड फारूक। अब ये नोट कर लो, गर्वित और फारूक, क्योंकि मैं पता नहीं फारूक किधर आएगा, तो गर्वित और फारूक के बीच में एक बंदा आता है। बाला इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एंड्रयू। बाला जो है एंड्रयू का इमीडिएट नेबर है, इस तरह से नोट कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसे बोल दो कि जो एंड्रयू है उसका इमीडिएट नेबर कौन है, बाला है, ठीक है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन बाला एंड अनुज। बाला और अनुज के बीच में 3 लोग बैठते हैं। बाला इज नॉट अ नेबर ऑफ फारूक। बाला जो है फारूक का नेबर नहीं, यानी फारूक बाला के बगल में नहीं आएगा। हिमेश सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ चरणजीत। हिमेश जो है चरणजीत के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। चरणजीत सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एंड्रयू। चरणजीत जो है वो थर्ड राइट में बैठता है एंड्रयू के, ठीक है। चरणजीत सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एंड्रयू, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब सॉल्व कर दो यहां से भैया। अब देखो, आपको पता है भैया क्या कि जी से 1 छोड़कर एफ आना है, ठीक है। अच्छा, और ई के साथ बी आना है, ठीक है। देखो भाई, ई के साथ बी आना है, तो बी, ई के साथ बी या तो यहां आ सकता है या फिर यहां आ सकता है। अभी इसी तरह से नोट कर लो, मान लो, ठीक है। अब जी से 1 छोड़कर एफ आना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे, आप सीधे देखो, एक जो कंडीशन हमें 100% पता है क्या, ई से 2 छोड़कर सी, तो यहां से करो ना, 1 से 2 छोड़कर यहाँ पे क्या आ गया, सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और सी के इमीडिएट लेफ्ट में एच है। अब सी का इमीडिएट लेफ्ट कहाँ पे होगा, इधर ही होगा भाई। सी का इमीडिएट लेफ्ट इस तरफ होगा, तो सी का इमीडिएट लेफ्ट क्या हो गया, एच हो गया। तो ये तो हमने कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब जी से 1 छोड़कर एफ इस तरफ तो आ नहीं पाएगा, जी से 1 छोड़कर एफ इधर ही आना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब बी एफ के साथ नहीं आएगा, इसका मतलब बी और ई के साथ है। देखो भाई, ई के साथ बी आना है, लेकिन एफ के साथ नहीं आना, तो बी यहीं पे आ पाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब ये आपका पीवाईक्यू है, ई जो है बी के साथ आना है, लेकिन एफ के साथ नहीं आना, तो यहां पर नहीं रख पाओगे ना इस जगह, तो यही रखना पड़ेगा, ठीक है। और ए से 3 छोड़कर बी है। अब 1 2 3 छोड़कर, यानी ए यहीं पे आएगा, है ना, पता है 8 लोगों का अरेंजमेंट है आमने सामने। अगर ऐसे नहीं पता तो सीधे सिंपल देख लो भाई, 1 2 3 छोड़कर ए यहीं आएगा, चाहे जिधर से कर लो, ठीक है। अब एक जो बंदा बचा, कौन बचा, सब हो ही गए, दानिश बचा, दानिश यहाँ पे आ जाएगा, बात खत्म, सॉल्व हो गया आपका, कोई दिक्कत आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला सिटिंग अरेंजमेंट कैसे करोगे, रेक्टेंगल पे, है ना, 8 लोग हैं, एक रेक्टेंगल पे बैठे हुए हैं, 4 बैठे हुए कोने में और 4 बैठे हुए साइड के बीच में, ठीक है। बना दो, एक रेक्टेंगल बना देते हैं जल्दी से। रेक्टेंगल बना दिया, 4 बैठे हैं साइड के बीच में और 4 बैठे हैं कोने में, इस तरह से, ठीक है। फिर अब जो कोने में बैठे हुए वो सेंटर की तरफ देखते हैं, जो कोने में बैठे हुए वो सेंटर की तरफ देखते हैं, कोने में जो बैठे हैं वो सेंटर की तरफ देखते हैं। और जो मिडिल में बैठे हैं वो बाहर देख रहे हैं, जो मिडिल में बैठे हैं वो बाहर देख रहे हैं, जो मिडिल में बैठे हैं वो बाहर देख रहे हैं, ठीक है। कह रहे ए बैठता है सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। ए कहां बैठता है, सेकंड टू द राइट ऑफ एफ बैठता है। ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ठीक है। 2 लोग बैठते हैं एफ और एच के बीच में, एफ और एच के बीच में बैठते हैं 2 लोग, ठीक है। एच इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। भैया एच जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो ए काट दो इस तरह से ना। एच इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। एच ए के पास नहीं बैठा, ए एच के पास नहीं बैठा, बात है की, ठीक है। एच इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। आगे क्या कर रहा है, सी भैया बैठता है इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ डी। सी भैया जो है डी के तुरंत लेफ्ट में बैठता है, ठीक है। सी सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी सिट्स एट द मिडल ऑफ अ साइड। डी भैया मिड में बैठता है, किसी साइड के मिड में बैठ जाएगा, ठीक है। तो आप कहीं भी बना सकते हो, अगर बनाना है तो डी को मिड में कहीं बिठा दो और उसके तुरंत लेफ्ट में कौन आएगा, सी आएगा। अब इतना तो बना ही सकते हैं, ठीक है। तेरा बी सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ जी। बी जो है जी के इमीडिएट राइट में बैठता है। जी सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर। जी भैया किसी कॉर्नर में बैठता है, ठीक है। ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ई जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी बैठता है। अब ये बैंकिंग के प्रीलिम्स का सवाल है। ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बन गया सारा, आप सॉल्व करो, इसे कैसे करोगे देखो। उसने बोला कि डी से इमीडिएट लेफ्ट में सी बैठता है, तो हमने बैठा दिया डी से इमीडिएट लेफ्ट में सी आ गया। अच्छा, उसने बोला जी किसी कॉर्नर पे है और जी के इमीडिएट राइट में क्या है, बी है। अच्छा देखो, हमें यहां पे ज्यादा इंफॉर्मेशन पता थी, तो हम यहां से भी शुरू कर सकते हैं क्या। अब यहां से रहने दो फिलहाल, पहले हम कहां से शुरू करेंगे, वहां से शुरू करो
वहां से शुरू करो जहां पे इंफॉर्मेशन ज्यादा है। जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन ज्यादा है, क्या जी किसी कोने में बैठता है, यहाँ बिठा दो। इमीडिएट राइट में बी है, इमीडिएट राइट में बी है, बी के एक लेफ्ट छोड़कर लेफ्ट में कौन है, ई है, तो बी का लेफ्ट तो इस तरफ होगा क्योंकि नीचे देख रहा है। एक छोड़कर लेफ्ट में ई कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम ज्यादा लग पाए, जहां से ज्यादा कर पाओ वहां करो, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है डी मिड में बैठता है और उसके इमीडिएट लेफ्ट में सी है। अब एक ये वाला मिड तो भर गया, बी है, एक ये भी भर गया। डी यहां आप रख नहीं सकते क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट में जी बैठा है, तो सी कैसे बैठाओगे। तो डी के लिए सिर्फ एक ही स्थान बचा है, वो ये है, वो है ये। अब डी के इमीडिएट लेफ्ट में सी फिर कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब एफ से एक छोड़कर राइट में आपको ए लेना है, ठीक है। आप यहां रख नहीं सकते क्योंकि एक छोड़कर राइट में डी है, तो एक ऐसे रखोगे, ठीक है। यहां पे आप ले नहीं सकते क्योंकि एक छोड़कर राइट में सी है, तो एफ के लिए एक ही जगह बची है, वो है ये, और एक छोड़कर राइट में आ जाएगा ए, ठीक है। ए के साथ एच नहीं है जो कि दिख भी रहा है, ए के साथ एच नहीं है, ठीक है। एफ से दो छोड़कर एच है, तो दो छोड़कर एच आ जाएगा यहाँ पे। ये बन गई आपकी सीटिंग अरेंजमेंट बन गया, ठीक है। ये बैंकिंग के प्रीलिम्स लेवल का है, फिर इस पे 5 सवाल आते हैं, अपने यहाँ एक आता है, ठीक है। तो मैंने सारे टाइप आपको कवर करा दिए, बस इसी में बार बार पजल्स आपकी घूमती रहती है, सीटिंग अरेंजमेंट घूमता रहता है, पजल सीटिंग अरेंजमेंट सारा आपका खत्म हो गया। पहले आपको ये क्लास अगर एक बार और हो सके तो देख सकते हैं, ताकि मैंने कैसे बोला है, कैसे नोटेशंस को नोट किया है, वो आप जरूर से सुने। बाकी बस हो गया, इसी को 3-4 बार लगाइए और सीधे मॉक पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत है? बाकी अगर मैं बताइएगा तो मैं कमेंट करके बताना, तो मैं एक PYQs की PDF बना के दे दूंगा, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं आंसर्स के साथ में, ठीक है। या फिर अगर आपके पास कोई बुक ऑलरेडी पड़ी हुई है PYQ तो आप वहाँ सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज सीधा मॉक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं 18 क्वेश्चन थे, 18 क्वेश्चन को बार बार लगाइए, आपको और सही हो जाएगा। इन्हीं जैसे मान लो ऐसे लगा दिया, फिर एक बार अपने खुद से बिना देखे लगाइए, बस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बाकी मुझे डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्लास कैसे लगी, ठीक है। इसी के साथ मैं बोलूँगा जय हिंद।